का साथ नहीं दिया। आत्मविनाश की उसकी तकनीक नाकाम रही और उसने बहुत सारी ऊर्जा भी गंवा दी। एक निश्चित स्तर की शक्ति के बिना वह कोई भी शक्तिशाली तकनीक फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैंने आत्मविनाश तकनीक का बहुत कम अभ्यास किया है, इसलिए मैं इसे फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी तरह से ठीक होता तो शायद मैं बलवंत को घायल कर पाता, विक्रम ने गंभीर होकर कहा। उसने बलवंत को घूरते हुए कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें निगल लिया। किसी भी लड़ाई में इस तरह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना गलत नहीं माना जाता, खासकर जब लड़ाई जीवन मरण की हो। तब सम्मान या बेईमानी की परवाह कौन करता है। जड़ी बूटियों का असर वाकई बहुत तेज है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। बलवंत ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए आसमान में उड़ान भरी और विक्रम की तरफ बढ़ा। दुश्मन पर दया करना खुद पर अत्याचार करने जैसा था। बलवंत भला विक्रम को ठीक होने का मौका क्यों देता। विक्रम ने अपने मन में सोचा और नफ्तल कलाश को नीचे गिराया जो किसी पहाड़ की तरह बलवंत की तरफ बढ़ रहा था। एक साधारण कलाश मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बलवंत ने महसूस करते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने अपनी हथेली को ऊपर की तरफ मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और नफ्तल कलाश उस भयंकर शक्ति के कारण हिल गया। वह बलवंत की ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। विक्रम सिंह, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर हो गई है, बलवंत ने नीची हंसी के साथ कहा। उसकी नजरें विक्रम पर थी और उसने अपनी बाह हिलाकर एक और शक्तिशाली ऊर्जा की लहर पैदा की। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपने पंखों को सामने किया, लेकिन अगले ही पल वह जोरदार टक्कर के बाद सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरा। बलवंत की ताकत और गति बहुत तेज थी। क्षणिक चाल विक्रम चौंक गया। वह इस तकनीक का उपयोग करके बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और जोरदार धमाका हुआ। ओ बलवंत की भयंकर हथेली विक्रम की छाती पर लगी। उस भयंकर बल ने विक्रम के मुंह से खून निकाल दिया और वह सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरा। इस वार से विक्रम के घाव और भी गहरे हो गए और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। विक्रम ने बेचैनी से चिल्लाया, लेकिन उसके घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। अगर वह विक्रम की मदद करने जाती तो वह सिर्फ एक बोझ होती। भले ही नेहा के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते, नफ्तल कलाश के दबाव में वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाती। अगर वे नवल कलाश का उपयोग करके बलवंत को नहीं रोकते तो उसकी ताकत और भी भयानक होती। विक्रम, मालिक, श्वेता, चिन्मय और दूसरे लोग यह सब देखकर घबरा रहे थे। विक्रम के मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह हाफ रहा था और उसकी छाती में तेज दर्द था, जिससे उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। भले ही उसने जड़ी बूटियां ली थी, लेकिन उसके घाव ठीक होने की बजाय और भी तेजी से बिगड़ रहे थे। गंभीर रूप से घायल विक्रम में अब बलवंत का सामना करने की ताकत नहीं बची थी। जैसे जैसे विक्रम की शक्ति कमजोर हुई, नफ्तल कलाश की शक्ति भी कम हो गई। वह पहले जैसा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं था। उसके दबाव ने भी काफी हद तक कमजोर कर दिया और बलवंत महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। यह प्रभावशाली है कि तुम अब भी टिके हुए हो। मैं तुम्हारी ताकत का सम्मान करता हूं, बलवंत ने उपहास करते हुए कहा। उसकी ठंडी हंसी चारों ओर गूंज उठी। इस स्थिति को देखकर उसे अपनी जीत का यकीन हो गया था। बलवंत नफ्तल कलाश के ऊपर उड़ गया और एक जोरदार हथेली के वार से 10 फुट ऊंचे कलाश को जमीन पर गिरा दिया, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। विक्रम की शक्ति के बिना नफ्तल कलाश एक साधारण कलाश के अलावा कुछ नहीं था। कलाश का घेरा हते ही बलवंत ने अपनी पूरी ताकत वापस पा ली। बलवंत की शक्ति वापस आ गई है। अब हम क्या करेंगे? मालिक गंभीर रूप से घायल है और वह उस बूढ़े से नहीं लड़ सकते। मालिक की शक्ति कमजोर होती जा रही है। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। चिन्मय और अन्य लोग बेहद चिंतित थे। विक्रम नेहा ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी उड़ने की तकनीक का उपयोग किया और तेजी से वहां पहुंची। ओ तुम, बलवंत ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अपनी बाह हिलाकर उसने नेहा को नीचे गिरा दिया। नेहा, विक्रम बुरी तरह से घायल था। वह गुस्से से चिल्लाया। वह बलवंत को मारना चाहता था, लेकिन उसकी हालत में यह नामुमकिन था। एक जोरदार धमाका हुआ। अपनी शक्ति वापस पाकर बलवंत ने आसमान की तरफ जोर से चिल्लाया। फिर एक तेज गर्जना के साथ वह और भी तेज गति से आगे बढ़ा। बलवंत तुरंत विक्रम के पास पहुंच गया। उसकी तेज गति ने विक्रम को पूरी तरह से चौंका दिया। धड़ाम 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 तिरस्कार से देखते हुए बलवंत ने एक के बाद एक भयंकर और बेरहमी से मुंह के मारे।
ओ गंभीर रूप से घायल विक्रम पलटवार नहीं कर सका। उसके कवच के बावजूद वह बलवंत के तेज मुखों का सामना नहीं कर पाया, जिससे उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसके घाव और भी गहरे हो गए और विक्रम धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। विक्रम को इस तरह बेरहमी से पीटा देख उसके परिवार और चिन्मय को बहुत गुस्सा आया। वे बलवंत को जान से मारना चाहते थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी। वे सिर्फ असहाय होकर विक्रम को पिता हुआ देख सकते थे। धड़ाम अपने आखिरी वार से बलवंत ने विक्रम को जमीन पर गिरा दिया। विक्रम का शरीर एक काले निशान की तरह सीधे नीचे गिरा। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ अदमय नगर के बाहर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे आसमान में धूल उड़ने लगी। बलवंत का मुक्का बहुत ही खतरनाक था। विक्रम का शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे अंदरूनी चोटें जरूर लगी होंगी। विक्रम भाई मालिक हर कोई घबरा गया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे भागकर वहां पहुंचे। श्वेता और अन्य लोग इतने डरे हुए थे कि उनके दिल लगभग बाहर निकल आए थे। विक्रम उनके परिवार का सहारा था। अगर वह मर जाता तो उनके परिवार को भी बुरी शक्तियों द्वारा खत्म कर दिया जाता। विक्रम, तुम्हें मारने का मतलब है कि नफ्तल कलाश मेरा है, बलवंत ने विजय हंसी के साथ कहा। विक्रम को मारकर उस आधे कलाश को हासिल करने की खुशी उसके दिल में भर गई थी। विक्रम की शक्ति से पूरी तरह से अलग होकर नफ्तल कलाश अपने मूल रूप में वापस आ गया। बलवंत के एक इशारे पर नफ्तल कलाश आसमान में उड़ गया और उसके हाथ में आ गया। नफ्तल कलाश, हाँ, बलवंत ने कलाश को घूरते हुए कहा। उसकी खुशी और भी बढ़ गई और उसके बूढ़े चेहरे पर एक चमकीली और घमंडी मुस्कान आ गई। गड्ढे में विक्रम अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वह बिना हिले धुले पड़ा हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था, जिससे जमीन लाल हो गई थी। गंभीर रूप से घायल विक्रम पहले ही बेहोश हो चुका था। विक्रम, तोहफे के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं तुम्हें इसके बदले में रास्ता दिखाऊंगा, बलवंत ने ठंडी हंसी के साथ कहा और तेजी से नीचे उतरा, इससे पहले कि नेहा और बाकी लोग विक्रम के पास पहुंच पाते। बलवंत पहले ही वहां पहुंच चुका था। विक्रम, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बलवंत ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी हथेली नीचे मारी। अगर यह हथेली उसे लगी तो विक्रम निश्चित रूप से मर जाएगा। रुक जाओ, अगर तुमने विक्रम को मारने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी पूरी सेना को खत्म कर दूंगा, नेहा ने बेचैनी से चिल्लाया। बलवंत पर कोई असर नहीं पड़ा। नेहा की धमकी उसे विक्रम की धमकी से बहुत कम महत्वपूर्ण लगी। बलवंत, रुक जाओ। तभी दो गुस्से भरी और बूढ़ी आवाजें सुनाई दी। उनकी उपस्थिति शक्तिशाली थी और उनके इरादे खतरनाक थे। राज्य के सलाहकार और राजकुमार चिन्मय और अन्य लोगों का चेहरा सदमे से भर गया। उनके दिलों में उम्मीद जग गई। चिन्मय ने बेचैनी से चिल्लाया, राज्य के सलाहकार, उसने नफ्तल कलाश चुरा लिया है। सत्यम ने गुस्से में चिल्लाया, बलवंत, एक साम्राज्य के सेनापति की जान लेने और उसका खजाना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दो काली परछाइयां चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ी। पलक झपकते ही विक्रम के सामने आ गई और एक साथ बलवंत पर हथेली से वार किया। उनकी शक्ति बहुत ही शानदार थी। हमले को महसूस करते हुए बलवंत ने दो बूढ़ों की भयानक शक्ति का सामना किया। उसने उन्हें कम नहीं आका और निर्णायक रूप से पलटवार किया, जिससे उसने बेहोश विक्रम, तुम्हें लगता है कि तुम विक्रम सिंह को बचा सकते हो? दानव भी मुझे नहीं रोक पाएगा, बलवंत ने ठंडी आवाज में कहा। दोनों बूढ़ों की पहचान जानने के बाद भी वह डरा नहीं था। एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते बलवंत को यशपाल और सत्यम से कोई डर नहीं था। यशपाल का चेहरा भयानक था। उसने चिल्लाया, नफ्तल कलाश वापस दो। तभी बड़ी संख्या में लोहे के खुरों की आवाजें पास आई, क्योंकि गगन छाया अश्वारोही और कृष्णध्वज सेना भी अदमय नगर पहुंच गए थे। अच्छा, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, यहां से चले जाओ, बलवंत ने भयानक आवाज में कहा। फिर एक गर्जना के साथ उसने एक भयानक शक्ति जारी की। ओह, दोनों बूढ़ों का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी ताकत से वे बलवंत का मुकाबला नहीं कर पाए। भयानक शक्ति का सामना करते हुए दोनों बूढ़ों ने खून फूंका और पीछे की ओर जा गिरे। जैसे ही वे बचाने आए, साम्राज्य के सलाहकार और राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गए। राज्य के सलाहकार राजकुमार हेमंत और अन्य सैनिक बेहद घबरा गए। वे तुरंत अपने घोड़ों से उतरे और वहां पहुंच गए। सैकड़ों सैनिक बलवंत को घेरे हुए थे। सेनापति, जब उन्होंने गड्ढे में बुरी तरह से घायल और बेहोश विक्रम को देखा तो सैनिक और भी घबरा गए। क्या तुम सब मरने के लिए आए हो? बलवंत ने घमंड के साथ साम्राज्य के सबसे अच्छे सैनिकों को देखा। हालांकि जैसे ही बलवंत ने अपनी बात खत्म की, गड्ढे के अंदर बेहोश विक्रम के शरीर से अजीब तरह से खून की ऊर्जा निकलने लगी।
एक हल्की खून की रोशनी निकली और एक शक्तिशाली और दबंग शक्ति उमड़ पड़ी, जैसे कि कोई ड्रैगन देवता जाग रहा हो। हर कोई विक्रम के शरीर से उठती हुई अजीब सी खून की ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उस शक्तिशाली और दबंग आभा ने उन्हें डरा दिया था। यह क्या हो रहा है? यह लड़का बलवंत सिंह ने डर से विक्रम को देखा। उसके दिल में एक बेचैनी उठने लगी थी। उस खौफनाक आभा ने उसे खतरे का एहसास कराया। यह क्या है? नेहा भी नहीं जानती थी कि यह शक्तिशाली आभा क्या थी। विक्रम को क्या हुआ? श्वेता ने चिंतित होकर पूछा। बुरी तरह से घायल यशपाल और सत्यम अब उस खूंखार दिख रहे विक्रम को देखकर हैरान और अचंभित थे। सभी ने इस बेहद खौफनाक आभा को महसूस किया। फिर भी कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। गंभीर रूप से घायल और कोमा में गया हुआ विक्रम इतनी खौफनाक आभा कैसे निकाल सकता था? चारों तरफ फैली हुई खौफनाक आभा के साथ विक्रम के शरीर के भीतर से एक आसमान छूने वाली शक्ति फूट पड़ी। जमीन कांप रही थी और शक्तिशाली लहरें चारों दिशाओं में फैल गई। विक्रम के पीछे के पंख अचानक खुल गए, जैसे कि उन्हें तुरंत ताकत मिल गई हो। उन्होंने विक्रम को हवा में उठा दिया। शक्ति के लगातार बढ़ने से विक्रम के शरीर पर खून की रोशनी और भी भयानक हो गई। खून की रोशनी और भी चमकदार हो गई और विक्रम के भीतर से फूटने वाली शक्ति कभी खत्म ना होने वाली लग रही थी। शक्ति के इस उन्मादी उछाल के अलावा विक्रम की ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। दूर से देखने वाले अदम्य नगर के लोग सोच रहे थे कि विक्रम एक राक्षस है। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उसमें अभी भी इतनी खौफनाक शक्ति थी। यह खून की शक्ति नहीं है। रुको, यह खून की शक्ति है। नेहा का सुंदर चेहरा सदमे और भ्रम से भरा हुआ था। वह नहीं जानती थी कि विक्रम किस शक्ति का उपयोग कर रहा था। नेहा को लगा कि यह खून की शक्ति है, लेकिन उसे यह भी लगा कि यह नहीं है। वह खुद भी इसका पता नहीं लगा पाए। बलवंत जितना ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा डरता गया और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। मर जाओ, बलवंत ने चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और विक्रम की तरफ हथेली से वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ। बलवंत की हथेली ने विक्रम को मारा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, उसे एक अदृश्य खौफनाक शक्ति ने रोक दिया। वह विक्रम को जरा सा भी नहीं हिला पाया और इसके बजाय उसे पीछे धकेल दिया गया। यह असंभव है। बलवंत को बहुत बड़ा झटका लगा। वह विक्रम को हंसी-मजाक से देख रहा था। एक शक्तिशाली योद्धा अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके आश्चर्यजनक रूप से विक्रम को प्रभावित करने में असमर्थ था। कुछ देर बाद विक्रम के शरीर में एक बदलाव आया। उसके पूरे शरीर में उसकी मांसपेशियां थोड़ी बड़ी हो गई, मजबूत और शक्तिशाली हो गई, जो एक जंगली और दबंग शक्ति से भरी हुई थी। हर मांसपेशी में विस्फोटक शक्ति थी। इतना ही नहीं, विक्रम के घाव भी भयानक गति से ठीक हो रहे थे। विक्रम में हो रहे बदलावों को देखकर बलवंत घबराकर पीछे हट गया और विक्रम की तरफ उसका नजरिया ऐसा था जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। अदम्य नगर के सभी लोग, जिसमें विभिन्न देशों के कई शक्तिशाली व्यक्ति भी शामिल थे, जो चुपके से देख रहे थे, दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि विक्रम बलवंत के हाथों मर जाएगा और इस बात से वे चुपके से खुश थे। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम फिर से उठ खड़ा होगा, जो सभी को एक और भी शानदार रूप दिखाएगा। हवा में उड़ते हुए विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 2 किरणें तेजी से बाहर निकली। सर्वोच्च शरीर का दूसरा चरण आखिरकार टूट गया है। विक्रम ने खुद से फुसफुसाते हुए अपनी हथेली को देखा और अपने शरीर की सतह से उठने वाली खून की ऊर्जा को देखा। उसके शरीर से उठने वाली खून की ऊर्जा अजीब और खौफनाक थी। विक्रम में बदलाव और उसके शरीर से उठने वाली अजीब खून की ऊर्जा सर्वोच्च शरीर के दूसरे चरण में पहुंचने के कारण थी। बलवंत के साथ लड़ाई और उसके उन्मादी हमलों का सामना करने के बाद हालांकि विक्रम बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन इसने अनजाने में उसे सर्वोच्च शरीर के दूसरे चरण में पहुंचने में मदद की। सर्वोच्च शरीर के दूसरे चरण में कदम रखने का मतलब था कि विक्रम की शारीरिक ताकत और भी खौफनाक होने वाली थी। विक्रम ने जो भयानक शक्ति जारी की थी, वह खून की शक्ति और शारीरिक ताकत का मिश्रण था। विक्रम एक नए क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि अभी भी वह 7वें स्तर पर था। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि विक्रम किस क्षेत्र में पहुंच गया था। यहां तक कि खुद विक्रम भी नहीं। सर्वोच्च शरीर का पहला चरण पहले ही गगन छाया, अश्वारोही और कृष्णध्वज सेना की ताकत को काफी बढ़ा चुका था। दूसरे चरण की तो बात ही क्या है। सर्वोच्च शरीर ने गति, ताकत, समझ और प्रतिक्रिया में व्यापक सुधार किया।
उसने एक बर्फीली नजर से बलवंत को देखा, जिससे वह कांप गया, जैसे कि वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। पहली बार उसे विक्रम की नजर इतनी खौफनाक लगी। विक्रम के एक ही विचार से नफ्तल कलाश, जिसे बलवंत ने अपने अंगूठी में रखा था, जबरदस्ती बाहर निकल आया। मेरे संप्रदाय का कलाश। बलवंत का चेहरा उतर गया। जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पता ही नहीं चला कि नफ्तल कलाश पहले से ही विक्रम के हाथ में था। बिना किसी आवाज या निशान के कोई नहीं जानता था कि विक्रम ने यह कैसे किया। ईश्वरीय तलवार भी शरीर में चली गई। नफ्तल कलाश को अपनी हथेली में पकड़कर विक्रम ने उपहास किया। बलवंत, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अपने वर्तमान क्षेत्र में पहुंच गया हूं। उसकी हल्की ठंडी हंसी में थोड़ी घमंड की झलक थी। वर्तमान क्षेत्र भीड़ हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि विक्रम का क्या मतलब। ई हवा के ब्लेडों के साथ दहाड़ रही थी। धड़ाम हम विक्रम अपने पैर जमाए खड़ा रहा। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थी, क्योंकि उसने अचानक एक हथेली से वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ आश्चर्यजनक शक्ति फैल गई और ऊंचे आसमान में एक भयंकर हवा चलने लगी। इस लड़के की ताकत वाकई काफी बढ़ गई है। बलवंत ने गहरी भें चढ़ाई। वह पूरी ताकत से हथेली से वार करने के बाद भी विक्रम को पीछे नहीं धकेल पाया। अगर यह पहले होता तो विक्रम उसकी पूरी ताकत का वार नहीं रोक पाता। तुम पर एक जादुई कलाश है, और हालांकि तुम्हारी ताकत नफ्तल कलाश द्वारा दबा दी गई है, लेकिन यह पहले स्तर के करीब है। तुम्हारी शक्ति वाकई मजबूत है, लेकिन मेरी शक्ति अब तुम्हारी शक्ति से ऊपर है। विक्रम ने आत्मविश्वास से उपहास करते हुए कहा, सरासर बेशर्मी, क्या एकमात्र 7वें स्तर का योद्धा इस संप्रदाय के मालिक के बराबर होने का सपना देखता है? बलवंत आग बबूला हो गया। उसने कभी भी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा था, और अब विक्रम ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। धड़ाम 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 हम गुस्से में बलवंत ने एक भयंकर और तेज हमला किया, क्योंकि विक्रम के साथ एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लगातार धमाके गूंज रहे थे, जिसमें भयंकर शक्ति की लहरें उग्र लहरों की तरह चल रही थी। एक के बाद एक बलवंत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे जरा सा भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके सभी हमलों को विक्रम ने आसानी से रोक दिया। हालांकि बलवंत अलग था। विक्रम के भयंकर हमले का सामना करते हुए बस एक पल में एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते उसे अपने अंगों में तेज दर्द महसूस होने लगा। मालिक बिना आगे बढ़े इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे रखते हैं? यशपाल ने आसमान में लड़ाई को देखा। उसकी पुरानी आंखें सदमे में पलकें नहीं झपका रही थी। आखिर क्या हो रहा है? पहले वह बलवंत को हरा नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से बदल गया है। सत्यम भी हैरान था। जैसे ही उन्होंने विक्रम को बलवंत से लड़ते हुए देखा, हर कोई दंग रह गया, जैसे कि वे एक सपने में थे। विभिन्न छिपी हुई प्रमुख ताकतों के योद्धा पहले से ही डर से चुप थे। बलवंत के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है, और ताकत और गति के मामले में उसे मालिक ने दबा दिया है। क्या सेनापति अभी भी कोई रहस्यमय शक्ति छुपा रहे हैं? सेनापति ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होगा। यह बहुत खौफनाक है। हेमंत के लोग दहशत से भर गए थे। बलवंत एक शक्तिशाली योद्धा था, फिर भी विक्रम अपनी 7वें स्तर की ताकत के साथ उससे लड़ सकता था और नुकसान में नहीं था। धड़ाम लड़ाई 2 मिनट तक चली। इससे पहले कि विक्रम ने अचानक एक और भी भयंकर हमला किया, और भी खौफनाक गति के साथ। अचानक एक धमाके के साथ बलवंत को प्रतिक्रिया करने से पहले ही उड़ा दिया गया। यह असंभव है। बलवंत की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसका दिल डर से भर गया था। विक्रम की खौफनाक गति का उसे एक शक्तिशाली योद्धा को बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो जैसे ही बलवंत ने खुद को संभाला, विक्रम तुरंत उस पर आ गया। उसकी भयंकर नजर बलवंत को घूर रही थी, जिससे वह पूरी तरह से कांप गया। धड़ाम 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 ओ विक्रम ने बदले की भावना से हमला किया। मुके और लातों की बौछार कर दी, जैसे कि वह किसी बच्चे को मार रहा हो। उसके बिजली की तरह तेजवारों ने बलवंत को खुद का बचाव करने में असमर्थ बना दिया। हर मुके के साथ बलवंत के शरीर पर मुट्ठी के आकार का एक गड्ढा दिखाई देता था, जिससे पता चलता था कि शक्ति कितनी खौफनाक थी। कई मुकों के बाद बलवंत ने ताजा खून थूका। इस एक शक्तिशाली योद्धा को विक्रम द्वारा इतना बेरहमी से पीटा जाता देख लड़ाई देखने वाला हर कोई डर से हाफ रहा था। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। धिक्कार है! बलवंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने एक गर्जना की, क्योंकि उससे खौफनाक शक्ति फूट पड़ी, लेकिन वह भयानक शक्ति विक्रम को पीछे नहीं धकेल पाई। 7वें स्तर के लिए इस तरह की शक्ति होना असंभव है। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। बलवंत गुस्से और दहशत में चिल्लाया।
हम तुम्हें लगता है कि तुम अपने छोटे से बल से अजय हो? क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मेरी शक्ति को जानते हो? विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ उपहास किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ओह, विक्रम का शरीर तेजी से आगे बढ़ा और धमाकों की एक श्रृंखला के साथ बलवंत ने खून उंका। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। इस बार विक्रम की गति और भी खौफनाक थी और एक पल में उसने कई मुक्के मारे थे। बहुत बहुत तेज, मैं कुछ नहीं देख सकता। हे भगवान, एक शक्तिशाली योद्धा असल में लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। घोंट, अगर एक शक्तिशाली योद्धा विक्रम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता तो उसका प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? बलवंत सिंह सदमे और दहशत में था। वह विक्रम को खाली खाली आंखों से देख रहा था। ऐसी शक्ति, ऐसी गति एक शक्तिशाली योद्धा के बराबर थी। 7वें स्तर का एक योद्धा असल में एक शक्तिशाली योद्धा की ताकत रखता था। बलवंत किसी और से बेहतर जानता था कि विक्रम की शक्ति कितनी खौफनाक थी। एक ही पल में बलवंत के जाने बिना विक्रम ने उस पर कई मुक्के मारे। उस भयंकर और दबंग शक्ति ने बलवंत को अविश्वास में डाल दिया। सर्वोच्च शरीर के दूसरे चरण में प्रवेश करने के बाद नफ्तल कलाश के दबाव में विक्रम की शक्ति वास्तव में बलवंत से आगे निकल गई थी। यह बेतुका है। इस लड़के में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बलवंत का चेहरा फिर से टेढ़ा हो गया। उसका बूढ़ा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते एक जूनियर से हारना, 7वें स्तर के किसी व्यक्ति से हारना। बलवंत को अपमानित महसूस हुआ और वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते वह विक्रम से बिल्कुल नहीं हार सकता था। नहीं तो बलवंत सिंह का संप्रदाय भारत में कैसे अस्तित्व में रहेगा? अगर यह नफ्तल कलाश नहीं होता तो मुझे इतना अपमानित क्यों होना पड़ता? बलवंत जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा होता गया और एक खौफनाक मारक इरादा फिर से बाहर निकला। उसकी बूढ़ी आंखों में क्रूरता बढ़ गई। वाकई बलवंत सही था। अगर नफ्तल कलाश का दबाव नहीं होता तो अपनी ताकत से वह विक्रम से नहीं हारता। शक्तिशाली योद्धा का मतलब ही बलवान होना है। हम एक भयानक चेहरे के साथ बलवंत की ताकत उसके शरीर के भीतर उग्र रूप से उमड़ रही थी। दांत पीसते हुए उसने दहाड़ा, लड़के मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। मध्यम स्तरीय मार्शल कौशल आत्मबंधन। बलवंत ने दहाड़ते हुए अपने हाथों को मिलाया, तेजी से एक विशाल घेरा बनाया जो 1 दर्जन से ज्यादा था। क्या ऐसा है तो मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि विभिन्न देशों के सम्राटों और उनकी शक्तियों को पता चले कि जब तुम मेरे परिवार को धमकाते हो और मुझे विक्रम सिंह को नाराज करते हो तो क्या होता है। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा और खत्म करते ही विक्रम का शरीर एक झटके में गायब हो गया। ऐसी खौफनाक गति के साथ आत्मबंधन विक्रम को छू नहीं सकता था। विक्रम पहले ही आत्मबंधन का अनुभव कर चुका था। अब जब बलवंत इसका उपयोग कर रहा था, भले ही यह उससे भी ज्यादा खौफनाक था, फिर भी वह विक्रम को छू नहीं सकता था। विक्रम एक झटके में आ गया। उसका भयंकर मुक्का बलवंत की छाती में लगा। एक निम्न स्तरीय घेरा नफ्तल कलाश के घेरे के सामने कुछ भी नहीं है, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। ऐसी गति के साथ बलवंत को पहले पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही विक्रम की मुट्ठी उसकी छाती से केवल आधा इंच दूर थी, बलवंत ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम और विक्रम का मुक्का बलवंत की छाती पर लगा। उस अत्यधिक और खौफनाक शक्ति ने बलवंत को खून थूकने के लिए मजबूर कर दिया। उसका शरीर फिर से पीछे की ओर चला गया। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। बलवंत को लगा कि उसकी छाती की हड्डियां टूट गई हैं। यह एक ऐसी शक्ति थी जो इतनी मजबूत और दबंग थी। विक्रम बलवंत को जहां भी चाहता था वहां मार सकता था और बाद वाले के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। बलवंत के पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। लड़ाई देखने वाले सभी लोगों ने कहा, उनके चेहरे सदमे से भरे थे। लड़ाई की लहर 360 डिग्री मुड़ गई और एक पल के लिए कोई भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन विश्वास करता कि 7वें स्तर का कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकता है। बलवंत जिसे उड़ा दिया गया था, नफ्तल किया कि उसकी शक्ति वापस आ रही है। हालांकि उसे विक्रम ने कई बार मारा था। बलवंत के घाव गंभीर नहीं थे। शक्तिशाली योद्धा तक पहुंचना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की आवश्यकता थी। एक शक्तिशाली योद्धा का शरीर बिल्कुल भी 7वें स्तर के व्यक्ति से तुलनीय नहीं था। शक्ति वापस पाने के बाद बलवंत थोड़ा शांत हुआ। नफ्तल कलाश विक्रम के साथ चलेगा और कलाश की दमनकारी शक्ति के बिना भले ही इस लड़के की शक्ति मजबूत हो, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बलवंत ने अपनी भौं को सिकुड़ते हुए सोचा, अपनी खुद की ताकत पर बहुत भरोसा था।
इसके अलावा बलवंत को विश्वास नहीं था कि 7वें स्तर का कोई व्यक्ति वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकता है। जब तक वह विक्रम से एक निश्चित दूरी बनाए रखेगा तब तक उसे नवल कलाश द्वारा दबाया नहीं जाएगा। अपनी ताकत के बिना उसे विक्रम को मारने का पूरा भरोसा था। हम उस विचार के साथ बलवंत ने अपने भीतर से एक और भयानक शक्ति को प्रेरित किया। एक शक्तिशाली योद्धा की सच्ची शक्ति चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी जिससे हवा हिल गई। चीजें खराब दिख रही हैं। नवतल कलाश की सीमा से बाहर निकलने के बाद बलवंत की शक्ति वापस आ गई है। दूर से किए गए हमलों के साथ सेनापति अपनी खौफनाक गति से उनसे पूरी तरह बच सकते हैं और इसके अलावा नवतल कलाश शक्ति को अवशोषित कर सकता है। इसलिए बलवंत अपनी ताकत बर्बाद कर देगा। बलवंत की सांसें पहले से ही कमजोर हो रही है। एक बार जब उसकी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी तो वह उसकी मौत का समय होगा। चिन्मय के लोग गंभीर भाव से देख रहे थे। जैसे जैसे वे देखते गए वे और भी घबराते गए। भले ही बलवंत ने शक्तिशाली योद्धा की शक्ति वापस पा ली थी, विक्रम ने अपने भाव में कोई बदलाव नहीं दिखाया। वह ठंडा रहा। मध्यम स्तरीय मार्शल कौशल भयंकर आंधी की हथेली। विक्रम पर अपनी बुरी नजर गड़ाए हुए बलवंत ने चिल्लाया। भयानक शक्ति उसकी हथेली में केंद्रित हो गई। फिर अपनी बाह के एक झटके के साथ एक विशाल हथेली का निशान जो एक कलाश जितना बड़ा था बाहर निकला, एक उमड़ती हुई गति के साथ हवा को हिलाते हुए जैसे कि अशांत समुद्र बाहर निकल रहा हो। एक शक्तिशाली योद्धा की सच्ची शक्ति के सामने क्या विक्रम इसका सामना कर सकता था? देवता को मारने वाली आत्मा को नष्ट करने वाली उंगली अपनी खून की शक्ति की पूरी ताकत के साथ विक्रम ने अपनी बाह उठाई। दूर से बलवंत की तरफ इशारा किया। उसकी तर्जनी पर एक खून की चमक जल उठी जिसमें एक बेहद दबंग शक्ति केंद्रित हो गई। यह एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है। बलवंत की भें कसकर जुड़ गई। उसका भाव गंभीर था क्योंकि उसने पहली नजर में पहचान लिया कि विक्रम एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था। हम एक पल में एक बाह जितनी मोटी लाल किरण एक उल्का की तरह बाहर निकली। उसकी गति बहुत बड़ी थी, जैसे कि उसमें स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने की शक्ति थी जिससे बेजोड़ आतंक फैल गया। उस पल ऊंचे आसमान में दो विनाशकारी ऊर्जाओं को देखकर हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली। उनकी आंखें आसमान पर टिकी थी, जैसे कि वे एक पलक झपकाते ही सबसे रोमांचक हिस्सा चूकने से डर रहे हो। धड़ाम 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 हम पलक झपकते ही दो विनाशकारी ऊर्जाएं टकरा गई। टक्कर पर वे फट गई और कान फोड़ देने वाले धमाके ने हर किसी के कान के पर्दे को गूंजने के लिए मजबूर कर दिया। वे सहज रूप से अपने कान ढक रहे थे। ऊर्जा की लहर एक सुनामी की ताकत के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। भयानक शक्ति ने सभी की आत्माओं को डर से बिखेर दिया। बलवंत एक पहाड़ की तरह दृढ़ था। फैलती हुई ऊर्जा की लहरों से नहीं डरता था क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा था। दूरी पर विक्रम अपने कवच और नवतल कलाश की दोहरी सुरक्षा शक्ति के साथ पूरी तरह से अग रहा। उनकी टक्कर ताकत में एक समान थी। विक्रम वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकता है। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल की शक्ति बहुत खौफनाक है। बलवंत ने अपनी शक्तिशाली योद्धा की शक्ति वापस पा ली है, फिर भी वह विक्रम को दबाने में असमर्थ है। यह अविश्वसनीय है। अंधेरे में छिपे हुए योद्धा अपनी आंखों में डर के साथ उनके चेहरे भूतों की तरह पीले थे। क्या विक्रम की शक्ति वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकती है? बलवंत ने अपनी भौं को गहराई से सिकोड़ा। इस तथ्य से कि वह अपनी शक्तिशाली योद्धा की शक्ति वापस पाने के बाद भी विक्रम को घायल नहीं कर सका, वह और भी हैरान था। बलवंत कल्पना नहीं कर सकता था कि 7वें स्तर का कोई जूनियर एक अकल्पनीय हद तक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। ध्यान रखें, बलवंत पहले ही अपनी जीवन भर की कलाश बाहर निकाल चुका था। हालांकि उसने अपनी शक्ति का काफी हद तक उपयोग किया था, फिर भी उसके पास एक शक्तिशाली योद्धा की शक्ति थी। हम चलो देखते हैं कि तुम कब तक टिक सकते हो, बलवंत ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। एक बार फिर शक्ति को प्रेरित करते हुए बलवंत ने फिर से मोहरें बनाई और भयानक शक्ति बाहर निकली। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल नरक की क्रोधित तलवार, बलवंत ने फिर से दहाड़ते हुए कहा, और उसके ऊपर भयानक शक्ति एक दर्जन से ज्यादा विशाल हरे ऊर्जा ब्लेड में केंद्रित हो गई, जो सांस लेने वाली शक्ति से भरी हुई थी, जो पूरे अदम्य नगर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बलवंत ने अपनी बाह को तेजी से घुमाया और भयानक ऊर्जा ब्लेड हवा से टूट गया। उसकी ताकत जबरदस्त थी। विक्रम जरा सा भी नहीं डरा। अगर बलवंत एक सीधी टक्कर चाहता था तो वह अंत तक इसका पालन करने के लिए तैयार था। दुनिया को खत्म करने वाली स्वर्गीय सजा की तलवार। विक्रम ने हाथ से मोहरे बनाई।
उसके पूरे शरीर में खून की रोशनी फूट पड़ी और उमड़ती हुई खून की ऊर्जा भी खून की रोशनी से चमक उठी। एक बेजोड़ दबंग शक्ति उग्र रूप से उमड़ पड़ी। वो अपने हाथ के एक झटके के साथ विक्रम ने खून की रोशनी बाहर भेजी, जो तुरंत एक विशाल ऊर्जा तलवार में केंद्रित हो गई, जिसमें एक अटूट गति थी जो दमनकारी शक्ति से भरी हुई थी। धड़ाम 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 ओहो, एक और भी भयंकर टकराव। दो विनाशकारी ऊर्जाएं एक साथ टकरा गई, एक पल में फट गई। भयानक ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के फैल गई और दोनों पुरुषों ने लगभग एक ही समय में ताजा खून फूंका। जाहिर है कि वे अपनी शारीरिक सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गए थे। हिंसक शक्ति ने दोनों को पीछे की ओर उड़ा दिया। क्या तुम्हारे पास यही सब ताकत है? क्या यही एक शक्तिशाली योद्धा की सीमा है? विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा। जाहिर है कि बलवंत को अपनी आंखों में नहीं डाल रहा था। यह बेतुका है। बलवंत ने अपने दांत पीसे और गुस्से में दहाड़ा। उसका भयंकर चेहरा नफरत से विकृत हो गया। वह विक्रम को जिंदा निगल जाना चाहता था। इस सीधी टक्कर के तहत बलवंत के घाव और भी बिगड़ गए और उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास कोई और शक्तिशाली मार्शल कौशल है तो उनका उपयोग करो, नहीं तो तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में मारक इरादा और भी मजबूत हो रहा था। विक्रम की आंखों में बलवंत पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। जैसे ही वह बोला, विक्रम ने एक बार फिर सर्वोच्च ड्रैगन देवता तलवार बाहर निकाली। बलवंत की सच्ची ताकत को समझ लेने के बाद इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया था। सर्वोच्च ड्रैगन देवता तलवार हाथ में लेकर विक्रम की गति बढ़ गई और उसकी लड़ने की ताकत और भी मजबूत हो गई। ब्रह्म विनाश तलवार तकनीक 9वें स्वर्ग का ब्रह्म विनाश। विक्रम ने अपनी तलवार से नृत्य किया। तलवार का इरादा ऊंचा था। तलवार की छाया चमक रही थी। हर चाल उत्तम और रहस्यमय थी। वो सर्वोच्च ड्रैगन देवता तलवार चलाई गई। एक 10 फुट विशाल खून के रंग की तलवार की रोशनी फूट पड़ी। उसकी आभा भयंकर और कमांडिंग थी। एक और खौफनाक शक्ति पास आई और बलवंत की आंखों में डर चमक गया। आगे सोचने के लिए समय नहीं था। बलवंत ने अपने भीतर की सारी शक्ति को प्रेरित किया। तेजी से मोहरे बनाई। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल, हजार गड़गड़ाहट आंदोलन। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल, भयंकर क्रोध की लहरें। बलवंत ने दहाड़ा, गड़गड़ाहट का गुण फूट पड़ा और उसका शरीर बिजली से गिर गया। भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति केंद्रित हो गई, जिसके तुरंत बाद हवा के गुण की शक्ति फूट पड़ी। 2 मार्शल कौशल एक के बाद एक दिखाए गए। यह बलवंत का आखिरी बचाव था। उसकी सारी ताकत का उपयोग करके उसने जो भी शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखे थे उन सभी को जारी कर दिया। किया कि उसकी शक्ति वापस आ रही है। हालांकि उसे विक्रम ने कई बार मारा था। बलवंत के घाव गंभीर नहीं थे। शक्तिशाली योद्धा तक पहुंचना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की आवश्यकता थी। एक शक्तिशाली योद्धा का शरीर बिल्कुल भी 7वें स्तर के व्यक्ति से तुलनीय नहीं था। शक्ति वापस पाने के बाद बलवंत थोड़ा शांत हुआ। नवतल कलाश विक्रम के साथ चलेगा और कलाश की दमनकारी शक्ति के बिना भले ही इस लड़के की शक्ति मजबूत हो, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बलवंत ने अपनी भौं को सिकुड़ते हुए सोचा। अपनी खुद की ताकत पर बहुत भरोसा था। इसके अलावा बलवंत को विश्वास नहीं था कि 7वें स्तर का कोई व्यक्ति वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकता है। जब तक वह विक्रम से एक निश्चित दूरी बनाए रखेगा तब तक उसे नवल कलाश द्वारा दबाया नहीं जाएगा। अपनी ताकत के बिना उसे विक्रम को मारने का पूरा भरोसा था। हम उस विचार के साथ बलवंत ने अपने भीतर से एक और भयानक शक्ति को प्रेरित किया। एक शक्तिशाली योद्धा की सच्ची शक्ति, चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी जिससे हवा हिल गई। चीजें खराब दिख रही हैं। नवतल कलाश की सीमा से बाहर निकलने के बाद बलवंत की शक्ति वापस आ गई है। दूर से किए गए हमलों के साथ सेनापति अपनी खौफनाक गति से उनसे पूरी तरह बच सकते हैं और इसके अलावा नवतल कलाश शक्ति को अवशोषित कर सकता है। इसलिए बलवंत अपनी ताकत बर्बाद कर देगा। बलवंत की सांसें पहले से ही कमजोर हो रही हैं। एक बार जब उसकी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी तो वह उसकी मौत का समय होगा। चिन्मय के लोग गंभीर भाव से देख रहे थे। जैसे जैसे वे देखते गए वे और भी घबराते गए। भले ही बलवंत ने शक्तिशाली योद्धा की शक्ति वापस पा ली थी, विक्रम ने अपने भाव में कोई बदलाव नहीं दिखाया। वह ठंडा रहा। मध्यम स्तरीय मार्शल कौशल, भयंकर आंधी की हथेली। विक्रम पर अपनी बुरी नजर गड़ाए हुए बलवंत ने चिल्लाया। भयानक शक्ति उसकी हथेली में केंद्रित हो गई।
फिर अपनी बाह के एक झटके के साथ एक विशाल हथेली का निशान जो एक कलाश जितना बड़ा था बाहर निकला, एक उमड़ती हुई गति के साथ हवा को हिलाते हुए, जैसे कि अशांत समुद्र बाहर निकल रहा हो। एक शक्तिशाली योद्धा की सच्ची शक्ति के सामने क्या विक्रम इसका सामना कर सकता था? देवता को मारने वाली आत्मा को नष्ट करने वाली उंगली, अपनी खून की शक्ति की पूरी ताकत के साथ विक्रम ने अपनी बाह उठाई, दूर से बलवंत की तरफ इशारा किया। उसकी तर्जनी पर एक खून की चमक जल उठी जिसमें एक बेहद दबंग शक्ति केंद्रित हो गई। यह एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है। बलवंत की भें कसकर जुड़ गई। उसका भाव गंभीर था क्योंकि उसने पहली नजर में पहचान लिया कि विक्रम एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था। हम एक पल में एक बाह जितनी मोटी लाल किरण एक उल्का की तरह बाहर निकली। उसकी गति बहुत बड़ी थी, जैसे कि उसमें स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने की शक्ति थी, जिससे बेजोड़ आतंक फैल गया। उस पल ऊंचे आसमान में दो विनाशकारी ऊर्जाओं को देखकर हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली। उनकी आंखें आसमान पर टिकी थी, जैसे कि वे एक पलक झपकाते ही सबसे रोमांचक हिस्सा चूकने से डर रहे हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हम पलक झपकते ही दो विनाशकारी ऊर्जाएं टकरा गई। टक्कर पर वे फट गई और कान फोड़ देने वाले धमाके ने हर किसी के कान के पर्दे को गूंजने के लिए मजबूर कर दिया। वे सहज रूप से अपने कान ढक रहे थे। ऊर्जा की लहर एक सुनामी की ताकत के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। भयानक शक्ति ने सभी की आत्माओं को डर से बिखेर दिया। बलवंत एक पहाड़ की तरह दृढ़ था, फैलती हुई ऊर्जा की लहरों से नहीं डरता था क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा था। दूरी पर विक्रम अपने कवच और नफ्तल कलाश की दोहरी सुरक्षा शक्ति के साथ पूरी तरह से अग रहा। उनकी टक्कर ताकत में एक समान थी। विक्रम वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकता है। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल की शक्ति बहुत खौफनाक है। बलवंत ने अपनी शक्तिशाली योद्धा की शक्ति वापस पा ली है, फिर भी वह विक्रम को दबाने में असमर्थ है। यह अविश्वसनीय है। अंधेरे में छिपे हुए योद्धा अपनी आंखों में डर के साथ उनके चेहरे भूतों की तरह पीले थे। क्या विक्रम की शक्ति वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ सकती है? बलवंत ने अपनी भौं को गहराई से सिकोड़ा, इस तथ्य से कि वह अपनी शक्तिशाली योद्धा की शक्ति वापस पाने के बाद भी विक्रम को घायल नहीं कर सका। वह और भी हैरान था। बलवंत कल्पना नहीं कर सकता था कि 7वें स्तर का कोई जूनियर एक अकल्पनीय हद तक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। ध्यान रखें, बलवंत पहले ही अपनी जीवन भर की कलाश बाहर निकाल चुका था। हालांकि उसने अपनी शक्ति का काफी हद तक उपयोग किया था, फिर भी उसके पास एक शक्तिशाली योद्धा की शक्ति थी। हम चलो देखते हैं कि तुम कब तक टिक सकते हो, बलवंत ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। एक बार फिर शक्ति को प्रेरित करते हुए बलवंत ने फिर से मोहरें बनाई और भयानक शक्ति बाहर निकली। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल नरक की क्रोधित तलवार, बलवंत ने फिर से दहाड़ते हुए कहा, और उसके ऊपर भयानक शक्ति एक दर्जन से ज्यादा विशाल हरे ऊर्जा ब्लेड में केंद्रित हो गई, जो सांस लेने वाली शक्ति से भरी हुई थी, जो पूरे अदम्य नगर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बलवंत ने अपनी बाह को तेजी से घुमाया और भयानक ऊर्जा ब्लेड हवा से टूट गया। उसकी ताकत जबरदस्त थी। विक्रम जरा सा भी नहीं डरा। अगर बलवंत एक सीधी टक्कर चाहता था तो वह अंत तक इसका पालन करने के लिए तैयार था। दुनिया को खत्म करने वाली स्वर्गीय सजा की तलवार। विक्रम ने हाथ से मोहरें बनाई। उसके पूरे शरीर में खून की रोशनी फूट पड़ी और उमड़ती हुई खून की ऊर्जा भी खून की रोशनी से चमक उठी। एक बेजोड़ दबंग शक्ति उग्र रूप से उमड़ पड़ी। अपने हाथ के एक झटके के साथ विक्रम ने खून की रोशनी बाहर भेजी, जो तुरंत एक विशाल ऊर्जा तलवार में केंद्रित हो गई, जिसमें एक अटूट गति थी जो दमनकारी शक्ति से भरी हुई थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक और भी भयंकर टकराव। दो विनाशकारी ऊर्जाएं एक साथ टकरा गई, एक पल में फट गई। भयानक ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के फैल गई और दोनों पुरुषों ने लगभग एक ही समय में ताजा खून फूंका। जाहिर है कि वे अपनी शारीरिक सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गए थे। हिंसक शक्ति ने दोनों को पीछे की ओर उड़ा दिया। क्या तुम्हारे पास यही सब ताकत है? क्या यही एक शक्तिशाली योद्धा की सीमा है? विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा। जाहिर है कि बलवंत को अपनी आंखों में नहीं डाल रहा था। यह बेतुका है। बलवंत ने अपने दांत पीसे और गुस्से में दहाड़ा। उसका भयंकर चेहरा नफरत से विकृत हो गया। वह विक्रम को जिंदा निगल जाना चाहता था। इस सीधी टक्कर के तहत बलवंत के घाव और भी बिगड़ गए और उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास कोई और शक्तिशाली मार्शल कौशल है तो उनका उपयोग करो, नहीं तो तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में मारक इरादा और भी मजबूत हो रहा था।
विक्रम की आंखों में बलवंत पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। जैसे ही वह बोला, विक्रम ने एक बार फिर सर्वोच्च ड्रैगन देवता तलवार बाहर निकाली। बलवंत की सच्ची ताकत को समझ लेने के बाद इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया था। सर्वोच्च ड्रैगन देवता तलवार हाथ में लेकर विक्रम की गति बढ़ गई और उसकी लड़ने की ताकत और भी मजबूत हो गई। भ्रम विनाश तलवार तकनीक 9वें स्वर्ग का भ्रम विनाश। विक्रम ने अपनी तलवार से नृत्य किया। तलवार का इरादा ऊंचा था। तलवार की छाया चमक रही थी। हर चाल उत्तम और रहस्यमय थी। वो सर्वोच्च ड्रैगन देवता तलवार चलाई गई। एक 10 फुट विशाल खून के रंग की तलवार की रोशनी फूट पड़ी। उसकी आभा भयंकर और कमांडिंग थी। एक और खौफनाक शक्ति पास आए और बलवंत की आंखों में डर चमक गया। आगे सोचने के लिए समय नहीं था। बलवंत ने अपने भीतर की सारी शक्ति को प्रेरित किया। तेजी से मोहरे बनाई। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल 1000 गड़गड़ाहट आंदोलन। उच्च स्तरीय मार्शल कौशल भयंकर क्रोध की लहरें। बलवंत ने दहाड़ा गड़गड़ाहट का गुण फूट पड़ा और उसका शरीर बिजली से गिर गया। भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति केंद्रित हो गई, जिसके तुरंत बाद हवा के गुण की शक्ति फूट पड़ी। 2 मार्शल कौशल एक के बाद एक दिखाए गए। यह बलवंत का आखिरी बचाव था। उसकी सारी ताकत का उपयोग करके उसने जो भी शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखे थे, दोनों बुजुर्ग पुरुष थे जिनकी अभ्यास विक्रम सिंह से अधिक थी। एक शक्ति क्षेत्र के 9वें चरण में था, दूसरा शक्ति क्षेत्र के 8वें चरण में। संप्रदाय प्रमुख बुजुर्गों में से एक जो स्पष्ट रूप से तारक संप्रदाय का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी था, घबराया हुआ था। इंद्रधनुष साम्राज्य का राजगुरु विक्रम सिंह हैरान था, क्योंकि उसने एक ही नजर में दूसरे बुजुर्ग को पहचान लिया था। वह इंद्रधनुष साम्राज्य का राजगुरु था। विक्रम सिंह ने मुस्कान दी। राजगुरु यहां क्या कर रहे हैं? तारक संप्रदाय ने मेरे परिवार को धमकाया है। क्या राजगुरु इसमें हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हैं? मत भूलिए कि मैंने क्या कहा है। जब मेरे बदले का समय आएगा तो यह सबसे अच्छा होगा यदि आप साम्राज्य हस्तक्षेप ना करें। राजगुरु का चेहरा उदास था। यशवंत के विक्रम सिंह से हार जाने के बाद उसकी अपनी ताकत विक्रम सिंह के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। प्रधान सेनापति, क्या हम इस मामले को इस बूढ़े आदमी के लिए छोड़ सकते हैं? मैं आपको आश्वासन देता हूं कि तारक संप्रदाय भविष्य में आपको फिर कभी नाराज नहीं करेगा। राजगुरु ने कहा। राजगुरु, मैं यशवंत को पहले मार डालूं और फिर हम इस मामले को छोड़ दे तो कैसा रहेगा? मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं तारक संप्रदाय से किसी और को नहीं मारूंगा। विक्रम सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम राजगुरु गुस्से में था, फिर भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यह चिंता करते हुए कि विक्रम सिंह को उकसाने से उसकी खुद की मौत हो सकती है, क्योंकि आप इंद्रधनुष साम्राज्य के राजगुरु हैं। मैं आपको बख्श दूंगा, लेकिन आप मुझे रोकने की कोशिश ना करें या मैं आपको भी मार डालूंगा। शक्ति क्षेत्र का 9वां चरण मेरी आंखों में कुछ भी नहीं है। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। राजगुरु को कोई सम्मान नहीं दिया। राजगुरु शारीरिक रूप से हिल गया था। विक्रम सिंह की आभा से पूरी तरह से डर गया था। विक्रम सिंह आगे बढ़ा, यशवंत की ओर चला। उसकी निगाह दूसरे बुजुर्ग पर टिकी हुई थी और उसने ठंडेपन से पूछा, तुम तारक संप्रदाय के एक बुजुर्ग हो है ना? क्योंकि तुम तारक संप्रदाय से हो, तुम्हें मरना होगा। विक्रम सिंह बुजुर्ग ने गुस्से से विक्रम सिंह को घूरा। उसका चेहरा भयानक और मारने की इच्छा से भरा हुआ था। फश धमाका फूट। एक पल में विक्रम सिंह तुरंत प्रकट हुआ और बुजुर्ग के सिर पर थप्पड़ मारा। उसकी भयानक शक्ति ने बुजुर्ग को खून थूकने और तुरंत मरने का कारण बना दिया। शक्ति क्षेत्र के 8वें चरण ने विक्रम सिंह के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। विक्रम सिंह ने राजगुरु के ठीक सामने बुजुर्ग को मारने की हिम्मत की। दूसरे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल यशवंत ने दर्द से चिल्लाया। उसकी चीखें पागलपन से भरी थी। विक्रम सिंह, मैं तुम्हें एक भूत के रूप में भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी भयानक शक्ति ने एक बार फिर इंद्रधनुष साम्राज्य के राजगुरु को डरा दिया। यशवंत, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भले ही वे तुम्हें बचा पाते तो वे केवल अपने ऊपर मुसीबत लाते और अंत में तुम फिर भी मर जाते। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। 8वें शक्ति क्षेत्र के बुजुर्ग को मारने के बाद विक्रम सिंह ने तुरंत यशवंत पर एक और हथेली से वार किया। धमाका फूट। बिना किसी दया के विक्रम सिंह की हथेली ने वार किया। यशवंत ने खून फूंका। उसके दिल के आसपास का क्षेत्र ढह गया और शक्तिशाली योद्धा गिर गया। इंद्रधनुष साम्राज्य का राजगुरु उसके बगल में विश्वास से परे डर गया था। विक्रम सिंह की शक्ति इतनी दुर्जय थी कि राजगुरु ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की और केवल यह देख सकता था कि विक्रम सिंह यशवंत और तारक संप्रदाय के बुजुर्ग को मार रहा है। वे स्पष्ट रूप से बहुत पहले अजयपुर पहुंच गए थे।
लेकिन केवल छाया से देख रहे थे। केवल जब उन्होंने यशवंत को मरते हुए देखा तभी वे हस्तक्षेप करने के लिए बाहर आए, यह सोचकर कि राजगुरु की उपस्थिति विक्रम सिंह को रोकने के लिए काफी हो सकती है। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह उसकी राजगुरु की स्थिति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। यशवंत को मारने के बाद विक्रम सिंह ने लापरवाही से यशवंत की अंगूठी उतार ली और फिर उसे प्रताप की ओर फेंक दिया। मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों के लिए इनाम। धन्यवाद। प्रधान सेनापति प्रताप और अन्य लोग उत्साह से अभिभूत थे। राजगुरु, मैंने अग्निदेव साम्राज्य के शाही परिवार में यह बहुत स्पष्ट कर दिया था जब विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो मैंने नहीं चाहा कि साम्राज्य हस्तक्षेप करे जब मेरे बदले का समय हो। क्या आपको लगता है कि इंद्रधनुष साम्राज्य का सम्राट यशवंत से अधिक शक्तिशाली है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, अगर विक्रम सिंह लोहगढ़ साम्राज्य का राजपुरोहित ना होता तो बशीर के साथ जय हिंद आश्रम के बुजुर्गों का साथ देने के लिए विक्रम सिंह उसे अकेले ही मार देता। विक्रम सिंह के तेवर देखकर राजपुरोहित को पूरा यकीन था कि विक्रम सिंह ऐसा कर सकता है। राजपुरोहित की पीठ पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन दुनियादारी देख चुके होने के कारण उसका चेहरा शांत था। राजपुरोहित, लोहागढ़ के महाराजा से जाकर कह देना कि वे जय हिंद आश्रम के मामलों में दखल ना दें। अब आप जा सकते हैं। विक्रम सिंह ने उदासीनता से राजपुरोहित पर नजर डाली। यह कहकर विक्रम सिंह मुड़ा और अपने सैनिकों को आदेश दिया, 3 दिन बाद मेरे साथ लोहागढ़ साम्राज्य चलो। जय हिंद आश्रम को खत्म करने, जय हिंद आश्रम खत्म करो, जय हिंद आश्रम खत्म करो। सैनिक एक के बाद एक गरजे, उनकी आवाज गरजती हुई थी। डर के मारे लोहागढ़ साम्राज्य का राजपुरोहित बिना सांस लिए वहां से खिसक गया। दर्जनों शक्तिशाली लोगों को मारने के बाद लूटे गए युद्ध के सामान को सभी ने स्काई शैडो घुड़सवारों और ब्लैक फ्लैग सेना के सैनिकों में बांट दिया। बेटा, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? सुमन देवी चिंता और दिल के दर्द से भरी हुई थी। मां, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। यह गांव बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, यह सच में अच्छा है। सुमन देवी ने राहत की सांस ली। हाल की भयंकर लड़ाई ने उन्हें सच में बहुत बेचैन कर दिया था। सुमन आंटी, विक्रम भाई बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास एक अर्ध अमर हथियार है। वह निश्चित रूप से ठीक है। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी ने गंभीरता से कहा, इस बार हमें 9 लेयर्स कुंभ मीनार का धन्यवाद करना चाहिए, अन्यथा विक्रम की वर्तमान ताकत के साथ मुझे डर है कि वह अभी भी बशीर का मुकाबला नहीं कर पाता। दादाजी सही कह रहे हैं, हालांकि मेरी ताकत बड़ी है, फिर भी मैं किसी के लिए कोई मुकाबला नहीं हूं। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर नेहा पर चली गई और उसने चिंता से पूछा, नेहा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, नेहा ने धीमी हंसी के साथ कहा। उसकी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी। उसकी ठीक होने की गति आश्चर्यजनक थी, यहां तक कि विक्रम सिंह भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। विक्रम भाई, आपने अभी जो शक्ति दिखाई वह क्या थी? नेहा ने उत्सुकता से पूछा और उसी पल सभी की निगाहें भी विक्रम सिंह पर चली गई। यह सुनकर विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुप्रीम फिजिक दूसरे चरण की शक्ति है। बशीर का धन्यवाद, मैं गलती से दूसरे चरण में पहुंच गया। यह एक छिपा हुआ वरदान है। सुप्रीम फिजिक दूसरा चरण। राज और प्रताप बहुत हैरान थे। सुप्रीम फिजिक का दूसरा चरण भी था। पहला चरण पहले से ही काफी जबरदस्त था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा चरण विक्रम सिंह की ताकत को इतना बढ़ा सकता था। तो यह बात है, सुप्रीम फिजिक का वास्तव में एक दूसरा चरण है, दादाजी ने महसूस करते हुए कहा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे चरण में पहुंचना इतना आसान नहीं है। आप लोग तो बस पहले चरण में शुरू हुए हैं। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर मैं आपको दूसरे चरण की विधियां सिखाऊंगा। यह बहुत बढ़िया है, मुझे दूसरे चरण का अभ्यास करना है, गौरव ने उत्साह से कहा। लड़ाई खत्म होने के बाद विक्रम सिंह और अन्य लोग अजयपुर में सिंह परिवार के पास लौट आए। साम्राज्य के सैकड़ों सबसे कुलीन सैनिक अजयपुर के भीतर तैनात थे। विक्रम सिंह को जल्द से जल्द अपनी चोटों से उभरने की जरूरत थी, क्योंकि 3 दिनों में वे लोहगढ़ साम्राज्य में जय हिंद आश्रम को खत्म करने जा रहे थे। जय हिंद आश्रम के प्रमुख को विक्रम सिंह, अग्निगढ़ साम्राज्य के कमांडर, ने मार दिया था। यह खबर विभिन्न देशों और शक्तिशाली लोगों का बीच तेजी से फैल गई।
जल्द ही चारों महान साम्राज्यों और अनगिनत अन्य शक्तियों पर छा गई। चारों महान साम्राज्यों के महाराजा और उच्च अधिकारी, इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों और ताकतों के अंगीत किसान इस खबर से बहुत डर गए। जय हिंद आश्रम के प्रमुख बशीर की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत थी, जो किसी को भी डर से कपक पा सकती थी। फिर भी ऐसा भयानक प्राणी विक्रम सिंह ने मार दिया था, और जो उनके लिए सबसे भयानक था वह यह था कि विक्रम सिंह ने ऐसा तब किया था जब वह सिर्फ 7वें स्तर पर था। विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा पहले से ही चारों महान साम्राज्यों में मजबूत थी, और इस खबर के फैलने से यह साम्राज्यों में एक सनसनी पैदा कर रही थी। इसके अलावा एक और खबर फैल रही थी। 3 दिनों में विक्रम सिंह खुद साम्राज्य के बेहतरीन सैनिकों को लोहगढ़ साम्राज्य में जय हिंद आश्रम को खत्म करने के लिए ले जाएगा। जय हिंद आश्रम में दहशत फैल गई। प्रमुख और बुजुर्गों को विक्रम सिंह ने दुखद रूप से मार दिया था। आश्रम के भीतर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका विरोध कर सके। कमजोर दिल वाले शिष्य अपने जीवन को बचाने के लिए पहले ही पहाड़ों से भाग गए थे। जलपुरी साम्राज्य का महाराजा अब और स्थिर नहीं बैठ सकता था, यह जानते हुए कि विक्रम सिंह के पास इतनी भयानक शक्ति थी। एक मजबूत व्यक्ति के बिना वे बस अपनी मौत को पूरा करने के रास्ते पर थे। नवभूमि और लोहगढ़ साम्राज्यों के महाराजा तो और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अपने स्तर से वे बशीर को हराने का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। साथ ही ताइवू आश्रम और अन्य प्रमुख शक्तियां भी घबराने लगी थी, क्योंकि उन सभी ने विक्रम सिंह को नाराज किया था, जो निश्चित रूप से उन्हें बिना किसी परिणाम के नहीं जाने देगा। उनके पास केवल 2 विकल्प थे। पहला था विक्रम सिंह का सामना करने के लिए सेना में शामिल होना, केवल तभी उनके पास जीवित रहने का मौका हो सकता था। दूसरा विकल्प था भाग जाना, लेकिन सैकड़ों वर्षों के इतिहास और अपने नेताओं के समर्पित समर्पण के साथ ऐसे शक्तिशाली आश्रम बिना लड़ाई के कैसे भाग सकते हैं। बशीर की मौत ने एक निवारक के रूप में काम किया। राष्ट्रों के शक्तिशाली भटकने वाले किसान पहले ही कार्रवाई करने से बहुत डर गए थे, और अब 9 लेयर्स कुंभ मीनार की लालच करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जिन्होंने भी 9 लेयर्स कुंभ मीनार की तलाश की, वे सभी विक्रम सिंह के हाथों मर गए। एक आया, एक मरा, 2 आए, एक जोड़ी खत्म, दर्जनों आए और कोई जीवित नहीं बचा। अग्निगढ़ साम्राज्य के शाही महल को खबर मिली, और महाराजा और वरिष्ठ अधिकारी सभी हैरान थे। सेनापति, क्या बशीर को वास्तव में विक्रम सिंह ने मार दिया था? महाराजा ने अविश्वास से पूछा। यह बिल्कुल सच है राजकुमार, और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। सेनापति की ताकत भयानक है। बशीर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी सेनापति का मुकाबला नहीं कर सका। सेनापति ने गंभीरता से कहा। वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ था जब उसने उस तीव्र लड़ाई को याद किया। 7वें स्तर के चरम पर एक किसान वास्तव में एक व्यक्ति को मारने में कामयाब रहा। महाराजा को अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। भले ही विक्रम सिंह के पास एक शक्तिशाली अमर हथियार था, महाराजा को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। एक व्यक्ति के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि यह कितना जबरदस्त था। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि सेनापति एक शक्तिशाली व्यक्ति को मारने में कामयाब रहा। वरिष्ठ अधिकारियों में से हर एक ने घबराकर निगल लिया। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। काफी देर बाद महाराजा ने गहरी सांस ली और हंसे। विक्रम सिंह सच में प्रभावशाली है। उसने सच में ऐसा किया। बशीर की मौत निश्चित रूप से उन पुराने राक्षसों को चौंका देगी। प्रधानमंत्री ने तब कहा, महाराज, सेनापति ने पहले ही आदेश दिया है कि 3 दिनों में हम जय हिंद आश्रम को खत्म करने के लिए लोहागढ़ साम्राज्य जाएंगे। और 3 दिनों में इतनी जल्दी? महाराजा ने आश्चर्य से कहा। महाराजा मदद नहीं कर सके, लेकिन चौंक गए। अभी अभी बशीर को मारा। वह जय हिंद आश्रम को खत्म करना चाहता है। यह युवक सच में निर्मम है। मैं भी इससे चकित हूं। बशीर के मरने के बाद जय हिंद आश्रम बहुत कमजोर हो गया है। उन्हें खत्म करना किसी भी समय आसान होगा। कुछ सोच विचार के बाद महाराजा की आंखें अचानक चमक उठी, जैसे कि उन्हें कुछ महसूस हुआ हो, और उन्होंने कहा, 3 दिन है ना, यह खबर को चारों महान साम्राज्यों में फैलने के लिए पर्याप्त समय है। ऐसा लगता है कि विक्रम सिंह जानबूझकर यह खबर फैला रहा है। जानबूझकर फैला रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, भ्रमित होकर। महाराजा हंसे। एक बार जब खबर चारों महान साम्राज्यों में फैल जाती है, तो 3 दिनों में शायद अन्य राष्ट्रों के शक्तिशाली लोग लड़ाई देखने के लिए जाएंगे। विक्रम सिंह जय हिंद आश्रम का उपयोग अन्य देशों की प्रमुख शक्तियों को डराने के लिए मुर्गी को मारकर बंदर को डराने का इरादा रखता है। मुर्गी को मारकर बंदर को डराना। महाराज, क्या सेनापति बहुत अहंकारी नहीं हो रहा है? ऐसा करने से यह अन्य 3 साम्राज्यों को नाराज करने की संभावना है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक महान युद्ध अनिवार्य होगा।
मंत्री जी की बातें तर्कसंगत हैं। मेरी राय में सेनापति के कार्य राष्ट्रों के बीच असंतोष पैदा करेंगे। मुझे डर है कि सेनापति की यात्रा गंभीर खतरे से भरी होगी। एक और अधिकारी ने कहा, सेनापति को ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। 9 लेयर्स कुंभ मीनार की घटना के कारण उसने पहले ही 3 महान साम्राज्यों को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि इन साम्राज्यों से घात लगाए बैठे हत्यारे हो सकते हैं। सेनापति हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रतिभा है, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक और ने कहा, मंत्रियों की चिंताएं निराधार नहीं थी। अन्य राष्ट्रों के महाराजा सभी विक्रम सिंह को खत्म करना चाहते थे, अपने खतरे को हटाते हुए। खबर पहले ही फैल चुकी थी। एक बार जब विक्रम सिंह लोहगढ़ साम्राज्य में प्रवेश करता तो वह गंभीर खतरे में होता। ऐसा अवसर कुछ ऐसा था जिसे अन्य राष्ट्र खोना नहीं चाहेंगे। शायद लोहागढ़ साम्राज्य खुद पहले हमला करेगा। अपने सिंहासन पर बैठे महाराजा की भें सिकुड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने अधिकारपूर्वक कहा, विक्रम सिंह मजबूत है। चारों महान साम्राज्यों में उसे मारने वाले 5 से कम लोग हैं। विक्रम सिंह अपने कार्यों में सतर्क है और अनावश्यक रूप से खुद को खतरे में नहीं डालेगा। चारों महान साम्राज्यों में मजबूत अभ्यासियों में जो व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गए हैं वे बहुत नहीं है और केवल 2 बशीर के स्तर से ऊपर है। एक जलपुरी साम्राज्य के महाराजा राजकुमार वीरेंद्र हैं और दूसरे ताई आश्रम के प्रमुख हैं। दोनों व्यक्ति के दूसरे स्तर पर है। बशीर जैसा शक्तिशाली अस्तित्व विक्रम सिंह के हाथों गिरने के साथ उन 2 शक्तिशाली लोगों के अलावा उसे कौन हरा सकता है। एक विशाल और गहरा आभा हवा में भर गई क्योंकि महाराजा ने ठंडे लहजे में कहा, 3 दिनों में मैं व्यक्तिगत रूप से देखने जाऊंगा कि कौन विक्रम सिंह पर हमला करने की हिम्मत करता है। हम भी महाराज का साथ देंगे। सेनापति और प्रधानमंत्री ने एक साथ कहा। महाराजा के व्यक्तिगत रूप से जाने के साथ उन्होंने बहुत अधिक राहत महसूस की। भले ही नीचे के मंत्रियों को अभी भी चिंता थी, उन्होंने कोई और आपत्ति व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। क्या यह मंत्री सच में विक्रम सिंह की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे? कोई नहीं जानता था। वे सिर्फ इस बात से डर सकते हैं कि युद्ध के फैलने से उनके परिवारों को भी नुकसान होगा। सभी महान साम्राज्यों और प्रमुख शक्तियों में खबर फैलने के बाद कई मजबूत लोग पहले ही इस जानकारी के पहले संकेत पर निकल चुके थे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आज वह दिन था जब विक्रम सिंह ने जय हिंद आश्रम को खत्म करने की घोषणा की थी। अजयपुर में सिंह परिवार के घर के बाहर सैकड़ों कुलीन सैनिक सड़कों पर भरे हुए थे, साफ सुथरे गठन में खड़े थे। उनकी लोहे की खून की आभा सम्मान की मांग कर रही थी। उनकी उपस्थिति विस्मयकारी थी। सैकड़ों कुलीन सैनिकों को देखते हुए विक्रम सिंह ने गंभीरता से बात की, आज जय हिंद आश्रम का पतन होगा। हम जय हिंद आश्रम से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद आश्रम खत्म करो, जय हिंद आश्रम खत्म करो। सैनिकों ने एक गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ अपनी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया जो पूरे अजयपुर में गूंज उठी। लोहे की खून की हत्यारी आभा की लहरें फैलाती हुई जिसने किसी को भी डरा दिया। चढ़ो, विक्रम सिंह ने चिल्लाया और सैनिकों ने एक साथ अपने घोड़ों पर चढ़ा। उनके आंदोलन तेज और अच्छी तरह से अभ्यास किए गए। विक्रम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सैनिक शानदार ढंग से अजयपुर से निकले। उनके लोहे के खुरों की उत्तेजक आवाज अजयपुर के भीतर एक रेलिंग क्राई थी। वे साम्राज्य की तेज तलवारें हैं, इसके संरक्षक देवता हैं। यह मिशन जय हिंद आश्रम को खत्म करने का था, चाहे कुछ भी हो। विभिन्न राज्यों के बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े संगठनों के महारथी और अनगिनत साधु संत सभी जयंतपुर के जयंत आश्रम पहुंच चुके थे। रोहन की मौत से मिली खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया था। हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या विक्रम सिंह सच में इतना ही शक्तिशाली है जैसा कि कहा जा रहा है। महावीर मठ, रुद्र सेना और मेघालय सेना के प्रमुख भी, जो कि बहुत ऊंचे दर्जे के योद्धा थे, सब इस खबर से हिल गए थे।
विक्रम सिंह द्वारा पूरे जयंत आश्रम को तबाह करने की खबर ने सच में अनगिनत महारथियों को वहां खींच लिया था। राजधानी की सेना का गर्जन बहुत ही ओजस्वी और जोश भरने वाला था। जैसे ही आकाश छाया, अश्वारोही और कालीपका सेना राज्य की सीमा पर पहुंची, सैनिक घोड़ों से उतर गए और अपनी चालबाजी का इस्तेमाल करते हुए विक्रम सिंह का पीछा करते हुए जयंतपुर राज्य में घुस गए। जयंतपुर राज्य के सीमा की रक्षा कर रहे सेनापति और सैनिक डर के मारे कांप रहे थे और उन्होंने रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। विक्रम सिंह की ताकत किसी पांचवें महाराजा जितनी भयंकर थी। जयंतपुर राज्य के अंदर पहले से ही बहुत सारे महारथी भरे हुए थे। सिर्फ जयंतपुर राज्य की सीमा पर ही कई महारथी पाए गए। विक्रम सिंह ने अपनी शक्ति छिपा रखी है, जिससे उसकी क्षमता का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अफवाहें गलत नहीं होनी चाहिए। अग्निपुर राज्य के आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना के पास बहुत ही शक्तिशाली बल है। मैंने ऐसे ताकतवर सैनिक पहले कभी नहीं देखे। जलपुर राज्य के पास भी ऐसे शक्तिशाली सैनिक नहीं है। वे सच में अग्निपुर राज्य के सबसे बेहतरीन सैनिक हैं। देख रहे कई महारथी आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना की ताकत से हैरान थे। आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना का अस्तित्व चारों राज्यों में सबसे मजबूत था। इस समय जयंत आश्रम के पास के पहाड़ों पर पहले से ही अलग अलग राज्यों के बहुत से महारथी जमा थे। सभी चुपचाप विक्रम सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। जयंत आश्रम के अंदर शिष्यों को जब यह पता चला कि रोहन और अन्य बड़े लोग मारे गए हैं और विक्रम सिंह 3 दिनों में जयंत आश्रम को खत्म करने आ रहा है, तो वे डर के मारे भाग गए थे। कई परिवारों के नौजवानों को भी उनके परिवारों ने वापस बुला लिया था। कहावत है कि जब बड़ी मुसीबत आती है तो हर कोई अपनी जान बचाता है। अब भी बहुत से शिष्य भागने के बारे में सोच रहे थे। वे भागना चाहते थे लेकिन जयंत आश्रम को छोड़ नहीं पा रहे थे। अगर वे भाग गए तो उनकी आगे की साधना का क्या होगा? लेकिन अगर वे नहीं भागे तो विक्रम सिंह को कौन हरा सकता है? रुकने का मतलब सिर्फ बेकार में मरना था। अभी भी भागने में देर नहीं हुई थी। एक बार जब विक्रम सिंह और राज्य के बेहतरीन सैनिक आश्रम को घेर लेंगे तो उनके भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जयंत आश्रम में अभी भी हजारों शिष्य बचे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर और घबराहट के अलावा कुछ नहीं था। हमें भी अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। मैं इस डर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक शिष्य ने डर से कांपते हुए कहा, गुरुजी, हम विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों मौत का इंतजार करें? जल्दी भागो। कुछ और दर्जन शिष्य पहाड़ से नीचे भाग गए और जयंत आश्रम के ऊंचे दर्जे के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें नहीं रोका। जयंत आश्रम का जयंतपुर के राजघराने से गहरा रिश्ता था। लेकिन अब जब जयंत आश्रम मुसीबत में था तो जयंतपुर के शक्तिशाली लोगों में से कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था। रोहन की मौत के साथ जयंत आश्रम ने राज्य के बराबर खड़े होने की योग्यता खो दी थी। इस बार जयंत आश्रम खत्म हो गया। अगर वे अभी नहीं भागे तो एक बार जब विक्रम सिंह आ जाएगा तो उनकी मौत तय है। विक्रम सिंह जैसा इतना ताकतवर प्रतिभाशाली इंसान बड़े राज्य शायद उसे और ताकतवर बनते हुए देखना नहीं चाहेंगे। जिस पल वह उनके हितों के लिए खतरा बनेगा, वे उसे खत्म करने में हिचकिचाएंगे नहीं। जिस पल विक्रम सिंह ने जयंतपुर राज्य में कदम रखा, यह ऐसा था जैसे कोई भेड़भाग के मुंह में घुस गई हो। विभिन्न राज्यों के प्रमुखों और संगठनों के महारथियों के लिए मिलकर उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। जयंत आश्रम के पास की पहाड़ियों पर जमा कई महारथी इन बातों को धीरे धीरे आपस में कर रहे थे। एक छिपी हुई जगह पर राहुल, अर्जुन और दीपक जयंत आश्रम के पास पहुंच चुके थे। उनके अलावा अलग अलग राज्यों के सम्राट और प्रमुख भी आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक खुद को नहीं दिखाया था। यह पूरा पहाड़ी इलाका अजीब तरह से शांत था। इतना शांत कि लग रहा था जैसे हवा में मौत की सांस भरी हुई हो, जिसमें हर कोई विक्रम सिंह के आने का इंतजार कर रहा था। फौर कुछ समय बाद अचानक दूर आसमान में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी जो एक ताकतवर मौजूदगी के साथ तेजी से पास आ रही थी। साथ में एक जोरदार आवाज भी थी। सुनहरी रोशनी और ताकतवर होती जा रही थी। वह आ रहा है। जिन महारथियों ने इसे महसूस किया, वे तुरंत सतर्क हो गए। उनके चेहरे पर ताकतवर मौजूदगी का डर साफ दिख रहा था। ठीक इसी समय सभी की आंखें आसमान की तरफ थी। कुछ ही पल बाद लगभग 1 दर्जन फुट ऊंची एक विशाल सुनहरी मीनार जयंत आश्रम के ऊपर दिखाई दी। एक भयंकर दमनकारी बल नीचे आया और आश्रम के बड़े बड़े लोगों और शिष्यों के चेहरे अचानक बदल गए। यह मीनार 9 मंजिला कालचक्र मीनार थी। 9 मंजिला कालचक्र मीनार का अस्तित्व चारों बड़े राज्यों में हर कोई जानता था। हालांकि ज्यादातर लोग इसे पहली बार देख रहे थे।
उनकी आंखों में डर था। इसकी ताकतवर मौजूदगी और भयंकर दमनकारी बल जयंत आश्रम के चारों तरफ के पहाड़ों से देख रहे लोग भी महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनकी असली ऊर्जा भी दब रही थी। यह भयानक कलाकृति ज्यादातर लोगों के लिए पहली बार देखने वाली थी। क्या यह 9 मंजिला कालचक्र मीनार है? इतना ताकतवर दमनकारी बल जो लोग ऊंचे दर्जे के योद्धा हैं, वे भी मुश्किल से इसका मुकाबला कर सकते हैं। महावीर मठ के प्रमुख अपनी छिपी हुई जगह से बहुत हैरान थे। इतनी भयंकर शक्ति, क्या यह एक आधा दर्जे की जादुई कलाकृति है? ऐसी ताकत के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि रोहन विक्रम सिंह के हाथों मर गया। मेघालय सेना के प्रमुख भी उतने ही हैरान थे। आधा दर्जे की जादुई कलाकृतियां सच में भयंकर होती हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तीनों महाराजाओं ने राहुल पर दबाव डाला, जिससे विक्रम सिंह को 9 मंजिला कालचक्र मीनार सौंपनी पड़ी। रुद्र सेना के प्रमुख ने हैरानी से कहा। छाया में छिपे तीनों सम्राटों के चेहरे सख्त थे, सिवाय राहुल के जो मुस्कुरा रहे थे। विक्रम सिंह ने जयंत आश्रम के खिलाफ बिल्कुल ही खतरनाक तरीकों से बगावत की थी, और राहुल भी अलग अलग राज्यों के बड़े संगठनों को डरते हुए देखना चाहते थे, ताकि उन्हें अग्निपुर राज्य की ताकत का एहसास हो। महाराज, क्या हमें सच में दखल नहीं देना चाहिए? छाया में राज्य के पुजारी ने जयंतपुर के सम्राट से पूछा। जयंतपुर के सम्राट का चेहरा बहुत ही बुरा था। विक्रम सिंह ने रोहन और जयंत आश्रम के बड़े लोगों को मार दिया था, जिससे उसने उन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया था, और अब उसने यहां तक कि जयंतपुर राज्य के इलाके में भी सैनिकों को लाकर मारना शुरू कर दिया था। जयंतपुर के सम्राट को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? लेकिन विक्रम सिंह बहुत ही ताकतवर था और जयंतपुर के सम्राट उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम बदलावों का ध्यान रखेंगे, जयंतपुर के सम्राट ने एक सख्त गुस्से वाले लहजे में आदेश दिया। फौज जैसे ही 9 मंजिला कालचक्र मीनार जयंत आश्रम के ऊपर दिखाई दी और अनगिनत महारथी डर से देख रहे थे। दूर आसमान में एक और भी तेज आवाज सुनी गई और एक सुनहरी रोशनी दूर आसमान से उड़ी। सप्तम स्तर के पराकाष्ठा पर 7वें चरण का योद्धा विक्रम सिंह आ गया है। किसी ने हैरानी से कहा। उसका चेहरा और भी डर से भर गया था। सभी महारथियों ने एक भयंकर और खूंखार शक्ति को महसूस किया। वह सच में विक्रम सिंह की शक्ति थी। जयंतपुर राज्य के इलाके में घुसने के बाद उसने अपनी साधना को और नहीं छिपाया। क्योंकि वह विभिन्न राष्ट्रीय शक्तियों के महारथियों को डराने का इरादा रखता था, तो उसे अपनी साधना को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जिस चीज ने उन्हें और डरा दिया था, वह यह थी कि अपनी साधना की शक्ति के अलावा विक्रम सिंह एक भयंकर और खून की प्यासी शक्ति भी दिखा रहा था, जिससे अनगिनत लोग डर के मारे कांप गए। जयंत आश्रम के बड़े बड़े लोग और शिष्य इस भयंकर शक्ति को महसूस करते हुए उनकी आंखों में हताशा साफ दिख रही थी। यह भयानक शक्ति क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा कांप रही है। यह विक्रम सिंह का कवच है। कोई नहीं जानता कि यह किस धातु से बना है। कहा जाता है कि विक्रम सिंह एक 5वें दर्जे का कलाकृति बनाने वाला है, जो सोच समझकर कलाकृतियां बना सकता है। मुझे डर है कि यह कवच उसने खुद बनाया है। पूरा दृश्य अनगिनत डरे हुए महारथियों से भरा हुआ था। एक शांत पहाड़ी इलाका अचानक एक पल में शोरगुल में बदल गया। फौर कुछ ही पलों में विक्रम सिंह अचानक जयंत आश्रम के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। मीनार की चोटी पर मजबूती से उतरा और जयंत आश्रम को नीचे देखा। विक्रम सिंह हवा में तैर रहा था। उसके पीछे एक जोड़ी भयानक और डरावने काले पंथ बने हुए थे। वह एक स्वर्ग के देवता की तरह राजसी और बेहद दबंग था। विक्रम सिंह के आते ही अनगिनत डरे हुए महारथी तुरंत शांत हो गए। उनकी डरी हुई नजरें 17 या 18 साल के युवक पर पड़ी। सप्तम स्तर के पराकाष्ठा पर 7वें चरण का योद्धा, क्या वह सच में एक ऊंचे दर्जे के योद्धा को मार सकता है? अंधेरे में राहुल ने विक्रम सिंह को देखा। अभी भी अपने दिल में यकीन नहीं कर पा रहा था। विक्रम सिंह की ताकत के बारे में राहुल कम से कम ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानता था। भले ही विक्रम सिंह सप्तम स्तर के पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, फिर भी राहुल को यकीन नहीं था कि वह रोहन को मार सकता था। विक्रम सिंह के आते ही एक और आवाज सुनी गई और एक बैंगनी रोशनी उड़कर आई। विक्रम सिंह के बगल में उतरी, जो एक शक्तिशाली आभा से घिरी हुई थी। आने वाली नेहा थी, जो सप्तम स्तर के पराकाष्ठा पर 7वें चरण की योद्धा थी। एक और शक्तिशाली प्रतिभाशाली इंसान, और तो और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। वह छोटी लड़की सच में सप्तम स्तर के पराकाष्ठा पर 7वें चरण की योद्धा है। अनगिनत महारथी हैरान थे। फुर 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 जैसे ही नेहा उतर, उसके बाद जयंत आश्रम के पहाड़ों की तलहटी से सैकड़ों सैनिक तेजी से चले, जो फुर्तीले बंदरों की एक सेना की तरह थे।
उनकी गति बहुत ही तेज थी। कुछ ही समय में जयंत आश्रम के मैदान के चारों तरफ सैकड़ों सैनिक दिखाई दिए। एक खून की प्यासी हत्या वाली शक्ति फैल गई जिससे पूरा मैदान भर गया। किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, मार डालो। विक्रम सिंह ने बिना किसी फालतू शब्दों के ठंडा आदेश दिया। दया मत करो, मयंक और प्रशांत ने चिल्लाया क्योंकि एक भयंकर हत्या वाली शक्ति फट पड़ी। मारो, सैनिकों ने तुरंत गर्जना की और एक भयंकर हत्या का इरादा आसमान में फैल गया। सैनिक आगे बढ़े, शक्तिशाली शक्ति की लहरें छोड़ते हुए मारो। एक गुरु ने गुस्से में गर्जना की। उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और वे सिर्फ मौत तक लड़ सकते थे। अगर भागना संभव होता तो जयंत आश्रम के बड़े लोग और शिष्य बहुत पहले भाग गए होते। वे पीछे क्यों रुकते? हालांकि जयंत आश्रम की प्रतिष्ठा और अपने व्यक्तिगत सम्मान के लिए वे कायरता का कलंक सहने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। फुट 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 सस 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 आकाश छाया अश्वारोही और काली पका सेना ने तुरंत हरकत की। हजारों जयंत आश्रम के शिष्यों को पागलपन से मार रहे थे। उनकी गति भयानक थी। जहां भी वे जाते थे शिष्यों का ढेर लग जाता था। अग्निपुर राज्य की काली पताका सेना और आकाश छाया अश्वारोही अपनी पागलपन भरी हत्या में देख रहे सभी महारथियों को पूरी तरह से डरा रहे थे, जिससे वे बोल नहीं पा रहे थे। क्या यह अग्निपुर राज्य के बेहतरीन सैनिक हैं? उन्होंने किस तरह की चालबाजी का अभ्यास किया है? यह कैसे संभव है? उनकी शक्ति बहुत ही भयानक है। अनगिनत महारथियों को तो छोड़ ही दें। यहां तक कि सम्राट और राष्ट्रीय शक्तियों के प्रमुखों के चेहरे भी डर और घबराहट से भरे हुए थे। उन्हें कभी नहीं पता था कि अग्निपुर राज्य के बेहतरीन सैनिक इतने भयानक हो सकते हैं। हजारों जयंत आश्रम के शिष्य एक खतरनाक गति से मर रहे थे। यहां तक कि सप्तम स्तर के चौथे या पांचवें चरण के शिष्य भी, जिनमें और अन्य लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, आसानी से कुचल दिए गए। आकाश छाया अश्वारोही और काली पताका सेना इतने भयानक कब बन गए? अकेले में रोहित जयंत आश्रम को हैरानी से देख रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वे भूतों की तरह हैं, अचानक दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। दोनों विंध्याचल के सम्राट और जयंतपुर के सम्राट डर के मारे कांप रहे थे। आकाश छाया अश्वारोही और काली पताका सेना द्वारा दिखाई गई ताकत ने सभी राज्यों के सम्राटों को चौकन्ना और चिंतित कर दिया था। ऐसी आश्चर्यजनक ताकत वाले बेहतरीन सैनिकों के सामने अन्य राज्यों के सैनिक कहां टिक पाते? यहां तक कि जलपुर राज्य भी ऐसे बेहतरीन योद्धा नहीं जुटा सकता था। अगर युद्ध छिड़ जाता तो अग्निपुर राज्य के यह दो बेहतरीन संगठन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, जो विभिन्न राज्यों की सेनाओं को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते थे। जयंत आश्रम के चारों तरफ के पहाड़ों पर सभी दिशाओं में शक्तिशाली लोग डर के मारे देख रहे थे कि कैसे आकाश छाया अश्वारोही और काली पताका सेना जयंत आश्रम के शिष्यों को मार रही थी। हर तरफ खून की तेज गंध फैल रही थी। सैनिकों की आंखों में खून उतर आया था। उनके शरीर जयंत आश्रम के शिष्यों के ताजे खून से सने थे। उनका रूप भयानक लग रहा था। उनका अस्तित्व खतरनाक भेड़ियों जैसा था जो क्रूर और निर्दय थे। कुछ ही मिनटों में जयंत आश्रम का मैदान लाशों से भर गया था। खून नदियों की तरह बह रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसे देखना बहुत ही भयानक था। जयंत आश्रम के शिष्य डर के मारे भाग रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे और इतने घबराए हुए थे कि उनका खुद पर नियंत्रण नहीं था, जबकि पूरा आश्रम उनकी चीखों और मदद की पुकारों से गूंज रहा था। विक्रम सिंह के भयंकर तरीकों से जयंत आश्रम के बड़े अधिकारी डर से कांप रहे थे। एक पल में विक्रम सिंह जयंत आश्रम के प्रमुख के महल की सीढ़ियों पर दिखाई दिया। उसकी ठंडी नजर उन 1 दर्जन या उससे अधिक बड़े अधिकारियों पर थी, जिनमें से कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम अपनी जान खुद ले लोगे या मुझे यह काम करना पड़ेगा? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। विक्रम सिंह, तुम हमें ज्यादा परेशान मत करो। यह जयंतपुर राज्य है, तुम्हारा अग्निपुर राज्य नहीं। जयंत आश्रम के शिष्य निर्दोष हैं। तीसरे गुरु ने विक्रम सिंह पर गुस्सा करते हुए कहा। विक्रम सिंह ने बेपरवाही से पूछा, तो क्या जयंत आश्रम ने मेरे परिवार को धमकाया और गुरु तारा ने मुझ पर 2 बार हमला भी किया? मेरी 9 मंजिला कालचक्र मीनार को छीनने की कोशिश की। मेरे द्वारा जयंत आश्रम को खत्म करने में क्या गलत है? अगर रोहन के साथ लड़ाई में मैं मर जाता तो मुझे डर है कि मेरे परिवार में से कोई भी शायद ही बच पाता। बड़े भाई विक्रम, इन पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो, इन्हें मार डालो। अभिनव ने गुस्से से चिल्लाया।
विक्रम सिंह ने परम ड्रैगन भगवान तलवार निकाली और उसे एक बड़े अधिकारी पर इशारा करते हुए पूछा कोई आखिरी शब्द में। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं पाया और इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाता विक्रम सिंह की तलवार उसकी गर्दन पर चल चुकी थी। वह बेरहम और निर्दय था और तुम विक्रम सिंह ने दूसरे बड़े अधिकारी पर इशारा किया। उसकी ठंडी नजर से वह आदमी कांप रहा था। कृपया मुझे मत मारो। अधिकारी के पैर डर से कमजोर पड़ गए। विक्रम सिंह ने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार चलाई और एक और आदमी विक्रम सिंह की तलवार से मर गया। विक्रम सिंह ने एक एक करके उनसे सवाल किया, चाहे उन्होंने जवाब दिया या नहीं, नतीजा वही था। उन सभी को मरना था, केवल जयंत आश्रम के तीसरे गुरु को छोड़कर। जयंत आश्रम के बड़े अधिकारी बहुत डरे हुए थे और अपनी काफी ताकत के बावजूद उन्होंने हरकत करने की हिम्मत नहीं की। अब तुम्हारी बारी है, बोलो, तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। परम ड्रैगन भगवान तलवार तीसरे गुरु पर इशारा कर रही थी। तीसरे गुरु पर जमी हुई ठंडी नजर ने उन्हें डरा भी दिया और गुस्सा भी। कर दिया। तीसरे गुरु ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी असली ऊर्जा को इकट्ठा करके विक्रम सिंह पर एक हथेली से वार करने की कोशिश की। अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकना विक्रम सिंह की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और एक पलक झपकते ही वह गायब हो गया। जब विक्रम सिंह फिर से दिखाई दिया तो परम ड्रैगन भगवान तलवार से ताजा खून टपक रहा था और तीसरे गुरु धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। उनकी गर्दन पर एक खून का निशान खुल गया था और उन्हें पता भी नहीं चला कि यह कब हुआ। सप्तम स्तर के छठे चरण के तीसरे गुरु को पता भी नहीं चला कि वह कैसे मरे। तीसरे गुरु मर गए। महान कमांडर, कृपया हमें बख्श दीजिए। जयंत आश्रम के शिष्य और भी डर गए। उनमें से कई घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगे। बहुत देर हो चुकी है, मयंक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जिन शिष्यों ने दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेके थे वे भी मौत के शिकार हो गए। आकाश छाया, अश्वारोही और काली पका सेना ठंडे और निर्दयी थे, क्योंकि विक्रम सिंह ने किसी को भी जिंदा न छोड़ने का आदेश दिया था। इसलिए वे नम नहीं पड़े और किसी को भी नहीं बख्शा। भूत भूत विक्रम सिंह के क्रूर और निर्दयी तरीकों से देख रहे अनगिनत शक्तिशाली लोग बुरी तरह से डर गए थे और वे विक्रम सिंह को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई दानव हो। आधे घंटे से भी कम समय में जयंत आश्रम के हजारों शिष्यों को पूरी तरह से मार दिया गया था, जिससे पूरे जयंत आश्रम में सिर्फ लाशें ही बची थी। महान कमांडर को रिपोर्ट, जयंत आश्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है। मयंक ने आदरपूर्वक रिपोर्ट किया। आज से जयंत आश्रम का अब कोई अस्तित्व नहीं है। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उसके पंख फड़फड़ाए और उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी। महलों को नष्ट करो। प्रशांत ने दहाड़ा। धमाका 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 गूंज। सैनिकों ने अपनी असली ऊर्जा को बढ़ाया, अपनी युद्ध कलाएं दिखाई और एक के बाद एक भयंकर और उन्मादी हमला जयंत आश्रम के शानदार महल पर किया। एक के बाद एक महल गिरते गए, लगातार कांपते रहे, जिससे धूल और धुएं का एक बड़ा बादल उठने लगा। कुछ मिनटों बाद जयंत आश्रम के सभी महल नष्ट हो गए, जो एक विशाल खंडहर में बदल गए। दर्द की कोई चीखें नहीं थी, मदद की कोई पुकार नहीं थी। पूरी जगह में मौत जैसी चुप्पी थी। चारों दिशाओं से देख रहे अनगिनत शक्तिशाली पर्यवेक्षक पहले ही इतने डर चुके थे कि वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इस लड़ाई के बाद यह दो बेहतरीन सैनिक किसी भी राष्ट्र को खबर सुनकर ही कांपने के लिए काफी थे और आधे दिन से भी कम समय में जयंत आश्रम के हजारों शिष्य एक भयानक मौत मर गए। यह नरसंहार की कितनी भयानक गति थी। अग्निपुर साम्राज्य के आकाश छाया अश्वारोही और काली पका सेना, जो अन्य राष्ट्रों की सेनाओं को कुचलने में सक्षम है, निश्चित रूप से विक्रम सिंह द्वारा प्रशिक्षित किए गए होंगे। जो चालबाजी वे इस्तेमाल करते हैं वह बिल्कुल विक्रम सिंह जैसी ही है। जलपुर राज्य के पुजारी ने अंधेरे में गंभीर रूप से कहा, यह दो बेहतरीन संगठन अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर उनका नेतृत्व देवराज करें तो सच में हमारे साम्राज्य में कोई सैनिक नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। महान सेनापति ने अपनी भौहें से कुड़ी, जो गहरी चिंता महसूस कर रहा था। रोहित का चेहरा गंभीर था। विक्रम सिंह के भयंकर तरीकों ने सच में उसे चौंका दिया था, लेकिन वह चुप रहा। अल्पविराम प्रमुख, आपकी ताकत के साथ विक्रम सिंह को मारना बहुत आसान होगा। इस मौके का फायदा उठाकर उसे क्यों नहीं मारते? यह आदमी बहुत भयानक है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो एक बार जब वह और ताकतवर हो जाएगा तो हम उसके खिलाफ बेबस हो जाएंगे।
एक अन्य छिपी हुई जगह से एक गुरु ने गहरे लहजे में कहा, विक्रम सिंह द्वारा जयंत आश्रम को खत्म करने के लिए सेना जुटाना एक भेड़ का बाग की गुफा में घुसने जैसा है। क्या तुम सोचते हो कि राहुल उसका पीछा नहीं कर रहा? महावीर मठ के प्रमुख ने अपनी भौहें से कुड़ी, अगर केवल विक्रम सिंह अकेला होता तो महावीर मठ के प्रमुख को कोई चिंता नहीं होती, लेकिन राहुल के साथ होने पर कहानी अलग है। एक पल रुकने के बाद महावीर मठ के प्रमुख ने जोड़ा, विक्रम सिंह अभी तक उस दर्जे का योद्धा नहीं बना है, इसलिए वह महावीर मठ के लिए कोई खतरा नहीं है। अल्पविराम सम्राट, जल्दी आदेश दो, विक्रम सिंह को मारो और अग्निपुर साम्राज्य के बेहतरीन संगठनों को खत्म करो। महान सेनापति ने अपने दांत पीसते हुए और गुस्से से कहा, वह अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। विक्रम सिंह आकाश छाया अश्वारोही और काली पताका सेना को जयंतपुर राज्य में लेकर जयंत आश्रम को खत्म करने के लिए पूरी तरह से घमंडी था, जिसने जयंतपुर राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो क्या यह साम्राज्य के लिए शर्म की बात नहीं होगी? हम नहीं कर सकते। विक्रम सिंह का जयंत आश्रम को नष्ट करने का डीठ काम सिर्फ घमंड के बारे में नहीं है। इस समय कार्रवाई करना हमें उसके अगले विनाश का लक्ष्य बना देगा। पुजारी ने गंभीर रूप से कहा। महान सेनापति से असहमत होते हुए, विक्रम सिंह की ताकत भयंकर थी, यहाँ तक कि उस दर्जे की योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। जयंतपुर राज्य के लिए अब कार्रवाई करना मौत मांगने जैसा होगा। इसके अलावा जयंतपुर के सम्राट को विक्रम सिंह को मारने का यकीन नहीं था। उस यकीन के बिना उसका गुस्सा क्यों मोल लेना? अल्पविराम 9 मंजिला कालचक्र मीनार की वजह से राष्ट्रों और शक्तिशाली संगठनों ने इसे छीनने के लिए लड़ाई की, जिससे विक्रम सिंह को उकसाया। वे अब पछता रहे होंगे। विक्रम सिंह हवा में मंडरा रहा था। उसकी नजर जयंत आश्रम के चारों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं पर थी और उसने ठंडे लहजे में कहा, जयंत आश्रम खत्म हो गया है, लेकिन उनके अलावा अभी भी महावीर मठ, मेघालय सेना और रुद्र सेना बाकी है। पुराने हिसाब में तुम लोगों से एक एक करके करूंगा। यहां मौजूद लोगों में से इन बड़े संगठनों के लोग होने चाहिए। क्या आप कृपया अपने प्रमुखों तक यह संदेश पहुंचा देंगे कि एक दिन मैं विक्रम सिंह खुद वहां आऊंगा? मैं केवल इन बड़े संगठनों को निशाना बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि विभिन्न राष्ट्रों के राजघराने इसमें दखल नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कोई अभी भी मुझसे 9 मंजिला कालचक्र मीनार छीनना चाहता है तो कोशिश करने के लिए स्वतंत्र है। मीनार यही है। विक्रम सिंह की आवाज ठंडी थी। उसके मुंह के कोनों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। विक्रम सिंह के शब्द बहुत ही घमंडी थे, लेकिन उन्होंने कई शक्तिशाली लोगों को बहुत सावधान कर दिया, क्योंकि जयंत आश्रम उनके सामने एक उदाहरण था। विभिन्न राष्ट्रों के बड़े संगठनों को चेतावनी देने के अलावा विक्रम सिंह उन लोगों को भी चेतावनी दे रहा था जो अभी भी 9 मंजिला कालचक्र मीनार को छीनना चाहते थे। अगर वे मौत चाहते थे तो 9 मंजिला कालचक्र मीनार लेने की कोशिश करने के लिए उनका स्वागत था। इतने खुलेआम जयंत आश्रम को नष्ट करने का मतलब राष्ट्रों के बड़े संगठनों और अनगिनत शक्तिशाली लोगों को डराना था। अब जब विक्रम सिंह ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था तो इतने सारे शक्तिशाली लोगों के मौजूद होने पर भी किसी ने हरकत करने की हिम्मत नहीं की, जिसमें अंधेरे में छिपे हुए बड़े संगठनों के प्रमुख और तीनों महान सम्राट भी शामिल थे। प्रमुख, हमें क्या करना चाहिए? विक्रम सिंह साफ तौर पर चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मेघालय सेना के एक गुरु ने पूछा। उसका चेहरा पीला और घबराया हुआ था। एक गुरु के रूप में उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी, लेकिन उसका वर्तमान डर यह दर्शाता था कि वह कितना डरा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, जिसमें एक भयंकर और मुश्किल से पता लगने वाला हत्या का इरादा दिखाई दिया। मेघालय सेना के प्रमुख ने गहरे लहजे में कहा, अगर विक्रम सिंह आने की हिम्मत करता है तो हमारा संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि वह जिंदा वापस न जाए। वो हालांकि विक्रम सिंह की ताकत भयानक है, लेकिन हमारे मेघालय सेना को खत्म करना उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोचता है। हालांकि इस नौजवान की साधना की गति आश्चर्यजनक है। हमें उसके कार्यवाही करने से पहले या और ताकतवर बनने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। तीसरे गुरु ने गंभीर रूप से कहा। उनका चेहरा भावहीन था। मेरे और तीनों गुरुओं के संयुक्त प्रयासों से विक्रम सिंह को मारना मुश्किल नहीं होगा। मेघालय सेना के प्रमुख ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन अब इस नौजवान में उस दर्जे के योद्धा को मारने की ताकत नहीं लगती। मेघालय सेना के प्रमुख यह कल्पना नहीं कर सकता था कि सब तम स्तर के 7वें चरण का एक साधक जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत हो, वह उस दर्जे की योद्धा से कैसे लड़ सकता है? उसे मारना तो दूर की बात थी।
महावीर मठ और मेघालय सेना में विक्रम सिंह का सामना करने का विश्वास था, लेकिन रुद्रसेना में नहीं था। हालांकि जलपुर साम्राज्य में एक बड़ा संगठन माना जाता था, लेकिन उनकी ताकत महावीर मठ और मेघालय सेना दोनों से बहुत कम थी। अगर विक्रम सिंह रुद्रसेना पर हमला करता तो उनमें से कोई भी उसका बचाव नहीं कर पाता। रुद्रसेना के प्रमुख को विक्रम सिंह को उकसाने पर इतना पछतावा कि उसे लगा जैसे उसकी आंतें हरी हो रही हो। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था और एक प्रभावशाली प्रमुख का कोई निशान नहीं बचा था। यह खत्म हो गया, हमारी रुद्रसेना खत्म हो गई, दो गुरुओं ने कहा। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। तुरंत वापस जाओ और उपहार तैयार करो। मैं व्यक्तिगत रूप से बीजोर शहर में विक्रम सिंह के परिवार से मिलने जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि विक्रम सिंह हमारी रुद्रसेना को बख्श देगा। रुद्रसेना के प्रमुख ने डर के मारे कहा। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई और समाधान नहीं सूझ रहा था। रुद्रसेना के प्रमुख को एक पल के लिए भी यकीन नहीं था कि अगर रुद्रसेना को मुश्किल का सामना करना पड़ा तो जलपुर राजघराना उनकी मदद के लिए आएगा। यह देखकर कि किसी ने भी बोलने या कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, विक्रम सिंह के होठ फोड़े से मुड़े। मयंक भाइयों को वापस बीजोड़ शहर ले चलो, विक्रम सिंह ने इशारा किया। 9 मंजिला कालचक्र मीनार को अपने शरीर में समाहित किया और फिर नेहा के साथ उड़ गया। वापस बीजोड़ शहर, मयंक ने चिल्लाया और सैकड़ों सैनिकों ने अपनी वापसी शुरू कर दी। पहली बार राष्ट्रों के सम्राटों और बड़े संगठनों के सामने आकाश छाया। अश्वारोही और काली पताका सेना का सार्वजनिक रूप से प्रकट होना, उनकी फॉर्मिडेबल ताकत और भयानक चालबाजी को दिखाना सभी को उनके प्रति बहुत सावधान कर दिया। अगर इन दो बेहतरीन संगठनों की साधना और भी बेहतर होती तो वे निश्चित रूप से एक अजय उपस्थिति बन जाते, कम से कम जलपुर साम्राज्य को सावधान करने के लिए काफी शक्तिशाली। आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना संख्या में केवल कुछ 100 होने के बावजूद सभी युवादान क्षेत्र के योद्धा थे। उनके पास अविश्वसनीय गति और बेजोड़ शक्ति थी। यह कुछ 100 सैनिक हजारों सैनिकों को अकेले ही मार सकते थे। उनकी तुलना सामान्य सैनिकों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि अन्य 3 साम्राज्यों के पास भी सुसज्जित सेना और शक्तिशाली सेनापति थे, फिर भी वे आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना के सामने बहुत पीछे थे। आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना की ताकत देखने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने साम्राज्यों के सैनिक कितने कमजोर थे। इसी कारण तीनों महान साम्राज्यों के सम्राटों ने विक्रम सिंह के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह सब ताकत की बात थी। अगर आप कमजोर हैं तो लोग आपको परेशान करते हैं, अगर आप मजबूत हैं तो लोग आपसे डरते हैं। विक्रम सिंह अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने तनायुवान क्षेत्र के एक योद्धा को भी मार दिया था, और उसके पास शक्तिशाली आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना थी, तो तीनों महान सम्राट उससे कैसे ना डरते। जब विक्रम सिंह और नेहा अग्नि साम्राज्य की सीमा में लौटे तो सम्राट जयंत तुरंत सेनापति प्रशांत और सेनापति वीरेंद्र के साथ उनसे मिलने आए। शाबाश बच्चे, सम्राट जयंत ने हंसते हुए और खुशी से कहा, हम गुरु को प्रणाम करते हैं। सेनापति प्रशांत और सेनापति वीरेंद्र ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। सम्राट जयंत को पास आते देख विक्रम सिंह और नेहा ने भी झुककर कहा, हम सम्राट को प्रणाम करते हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। सम्राट जयंत ने जल्दी से कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान छिप नहीं रही थी। विभिन्न देशों के सम्राटों को डराने और अग्नि साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सैनिकों की ताकत दिखाने के बाद वह कितने उत्साहित और गौरवान्वित थे, यह उन्हें भी नहीं पता था। विक्रम सिंह, तुम्हारे इस तूफानी तरीके ने तो जल साम्राज्य के राजा और महाआकाश संप्रदाय के गुरु तक को चौंका दिया है। सम्राट जयंत ने अंगूठा दिखाते हुए प्रशंसा की। यह सुनकर विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में मुझे चिंता थी कि कहीं जल सम्राट या महाआकाश संप्रदाय के गुरु मुझ पर हमला ना कर दें। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं उनसे लड़कर उन्हें हरा नहीं पाता। सम्राट जयंत ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन दोनों बूढ़े कछुओं की ताकत वाकई डरावनी है, हमें सावधान रहना होगा। सम्राट जयंत को देखकर विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा, सम्राट, मेरा इरादा अनंत गुफा में साधना करने और जल्द से जल्द युवा नादान क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने का है। हाँ, सम्राट जयंत खुशी से हंसे और सहजता से बोले, तुम जब चाहो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें सूर्यदेव और बाकी लोगों को और मजबूत बनाने में मेरी मदद करनी होगी। आकाश छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। विक्रम सिंह ने बेफिक्र होकर कहा, उन्होंने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। इन शब्दों से आश्चर्यचकित होकर सम्राट जयंत विक्रम सिंह को घूरने लगे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं 3 दिन बाद शाही राजधानी लौटूंगा।
विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर नेहा के साथ उड़कर चले गए। उन्होंने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। विक्रम सिंह को जाते हुए देखकर सम्राट जयंत ने माथे पर बल डाला और कहा, क्या यह लड़का मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? क्या मेरी दोनों श्रेष्ठ सेनाएं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं? आज आकाश छाया अश्वारोही और कालीपका सेना ने जो ताकत दिखाई थी, उससे तो पहले ही विभिन्न देश हैरान और भयभीत हो चुके थे। अगर वे और भी ज्यादा ताकत दिखाते तो क्या यह दूसरे देशों को पूरी तरह से डरा नहीं देगा? यह सोचकर सम्राट जयंत थोड़ा उत्साहित हो गए। अगर बातें वैसी ही थी जैसा विक्रम सिंह ने कहा था, तो क्या अग्नि साम्राज्य को दूसरे 3 महान साम्राज्यों से डरने की कोई जरूरत होगी? अतुल्य नगर में विक्रम के परिवार के घर पर आकाश छाया अश्वारोही और काली पताका सेना पवन साम्राज्य से लौट आई थी और सैकड़ों सैनिक विक्रम के घर के प्रांगण में जमा थे। नव परते अनंत मीनार, विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में पुकारा और नव परते अनंत मीनार को बाहर बुलाया। आंगन में सुनहरी रोशनी चमकी और शानदार मीनार विक्रम सिंह की हथेली में दिखाई दी, जिसकी शक्तिशाली आभा पूरे घर के आंगन को घेर रही थी। सूर्यदेव की तरफ देखते हुए विक्रम सिंह ने सख्ती से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। तुम कितना सुधार कर सकते हो, यह तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर करता है। सेनापति, क्या हम मीनार के अंदर साधना करने जा रहे हैं? आकाश ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मीनार के अंदर एक साधना का स्थान है जो तुम्हारी साधना को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह सुनकर सैनिक खुशी से झूम उठे। एक पल में विक्रम सिंह ने सैकड़ों सैनिकों को नवपरते अनंत मीनार के अंदर ले लिया और वे सीधे 5वें स्तर के स्थान पर पहुंच गए। वह स्थान उत्साह को दबाया और आदरपूर्वक कहा, हाँ, यह एक उड़ने वाली युद्ध तकनीक है। यह मुझे नेहा से मिली थी। यह केवल एक उच्च स्तरीय पीली श्रेणी की युद्ध तकनीक है, लेकिन कम से कम यह तुम्हें उड़ने देगी। विक्रम सिंह ने अपने हाथ के इशारे से कहा और उसकी हथेली में एक ताड़पत्र अचानक प्रकट हो गया। उड़ने वाली युद्ध तकनीक, यह सुनकर सैनिक फिर से हैरान हो गए। उनकी आंखें जोर से भर गई। उत्साहित सैनिकों को देखकर विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरा सोचो, अगर तुम सब उड़ सकते और तुम्हारे पास मजबूत शक्तियां होती तो क्या दूसरे 3 साम्राज्यों के पास 1 लाख सैनिकों की सेना होने पर भी वे तुम्हारा मुकाबला कर सकते थे? केवल तुम्हारी ताकत से ही तुम प्रत्येक देश की 1 लाख सैनिकों की सेना को कुचल सकते थे। रोहित, इन दवाइयों और दिव्य खजानों को भाइयों में बांट दो। इस महीने मैं चाहता हूं कि तुम सब जी जान लगाकर अभ्यास करो जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर निर्भर करती है। सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उन तरीकों का इस्तेमाल करो जिनसे मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया था। जो कोई भी आलस करेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। विक्रम सिंह ने कहा। उसकी आवाज सख्त हो गई। हाँ सेनापति, रोहित ने आदरपूर्वक कहा। फिर तुरंत सूर्यदेव और अन्य सैनिकों की तरफ कुछ शरारत भरे भाव से देखा। सेनापति निश्चिंत रहें, हम निश्चित रूप से जी जान लगाकर अभ्यास करेंगे। हम कभी भी सेनापति को निराश नहीं करेंगे। सूर्यदेव और अन्य सैनिक आदरपूर्वक एक घुटने पर बैठ गए। विक्रम सिंह ने उन्हें बहुत ज्यादा दया दिखाई थी और बदले में कुछ नहीं मांगा था। वह उनके लिए दूसरे माता पिता की तरह थे। आकाश छाया अश्वारोही और काली पताका सेना ने पहले ही विक्रम सिंह को अपना गुरु मान लिया था, तो वे विक्रम सिंह को कैसे निराश कर सकते थे? मैं नवप्रते अनंत मीनार को विक्रम के परिवार के घर पर छोड़ दूंगा। नेहा तुम्हारी सुरक्षा करेगी। नेहा के वहां होने से कोई भी समस्या नहीं होगी। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कि नेहा उनकी सुरक्षा करेगी, सैनिक बहुत भावुक हो गए। सेनापति, क्या आप भी हमारे साथ अभ्यास करेंगे? आकाश ने उसके बाद पूछा। मैं अनंत गुफा में साधना करने जा रहा हूं, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? अनंत गुफा? सैनिक बहुत घबरा गए। वह सम्राटों के साधना करने की जगह थी और विक्रम सिंह वास्तव में वहां साधना करने जा रहा था। रोहित को यकीन नहीं हो रहा था और उसने चौंक कर पूछा, सेनापति, क्या सम्राट ने सच में आपको 1 महीने के लिए आनंद गुफा में साधना करने की अनुमति दी है? युवराज को भी अंदर जाने का अधिकार नहीं है। आकाश ने विक्रम सिंह को आश्चर्य से देखा और कहा, अनंत गुफा हमेशा से ही क्रमिक सम्राटों के लिए साधना का स्थान रहा है। सम्राट के अलावा किसी और को वहां साधना करने का अधिकार नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सम्राट ने सेनापति के लिए यह छूट दी है। यह सम्राट का मुझसे वादा है। उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए साधना करने की अनुमति दी है। सम्राट का साधना स्थान निश्चित रूप से असाधारण है और मैं भी बहुत उत्सुक हूं कि वह सच में किस तरह का खजाना है। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी विचार के साथ वह अपनी इच्छा से मीनार से बाहर निकल गए।
विक्रम सिंह के जाने के बाद रोहित के चेहरे पर फिर से एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने मजाक किया। भाइयों, बहुत समय हो गया है जब हमने एक खेल खेला है। रोहित, तुम बेहतर हो कि कोई गड़बड़ी ना करो। सूर्यदेव ने अपने भाव बदलते हुए चिंतित होकर रोहित को घूरते हुए कहा। मोहित, अर्जुन विवेक सेनापति ने हमारे भाइयों का अच्छी तरह से ध्यान रखने का आदेश दिया है। यह सेनापति का आदेश है और मैं देखता हूं कि कौन अवज्ञा करने की हिम्मत करता है। रोहित ने विजय मुस्कान के साथ कहा। रोहित बड़े भाई, तुम अपने व्यक्तिगत को बराबर कर रहे हो। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। किसी ने चिल्लाया। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम नहीं करते। हमला। रोहित दहाड़ा और पवनदल के 8 लोगों के साथ साथ फेंगजान और फेंग युवान ने जोरदार हमला किया। आओ ओ गौरव, छोटे भाई कृपया धीरे। गौरव ने ठंडी मुस्कान के साथ मजाक किया। बड़े भाई यांग, यह तुम्हारे अपने भले के लिए है और वैसे भी मैं केवल युवा दान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हूं। मैं तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जय, तुम पोते ज्यादा जोर से मत मारना। हे बड़े भाई ऋषि, यह सेनापति का आदेश है। मैं कैसे प्रतिरोध करने की हिम्मत कर सकता हूं? बस चुपचाप खड़े रहो और हिलना मत। मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा दर्द कम हो। जय ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। ओह जय, चेहरे पर मत मारना। तुम दीपक, याद रखना मैंने ही तुम्हें साधना करना सिखाया था, इसलिए कोमल रहो। किसी ने गिड़गिड़ाया। नरमी पंच देखो, हिलना मत। दीपक ने चिल्लाया। बिना दया के पंच मारा। रोहित, मैं अतीत में तुम्हारा नेता था। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने साधना में मुझसे आगे निकल गए हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। रोहित ने चिल्लाकर जवाब दिया। नेता को भी बिना हिचकिचाहट के पीटा जाएगा। हमला। उन्हें बुरी तरह से पीटो। रोहित के 10 लोगों के साथ मिलकर एक उन्मादी हमले का नेतृत्व करने के साथ सैकड़ों को एक के बाद एक बुरी तरह से पीटा गया। उनके चेहरे सूजे हुए और काले नीले हो गए थे। पीटे जाना वाकई बुरा लगता था, लेकिन अंत में सैनिक सभी हंसे, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु में भाई थे। यह उनकी सबसे अच्छी याद थी। विक्रम सिंह से उनकी मुलाकात की याद उनके जीवन का एक अविस्मरणीय पल। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ मृत्यु तक लड़ाई लड़ी, एक साथ साधना की और विक्रम सिंह के अधीन क्रूर व्यवहार का सामना किया। उन्होंने ऐसी चीजें अनुभव की थी जो दूसरों ने नहीं की थी। वे अपनी वर्तमान स्थिति के लिए विक्रम सिंह के मार्गदर्शन के ऋणी थे। विक्रम सिंह के बिना वे अभी भी सिर्फ आकाश, छाया, अश्वारोही और काली पताका सेना ही होते। सैनिकों के दिलों में विक्रम सिंह की स्थिति किसी और से ज्यादा